कहते चलो दोबारा पढ़ो, दोबारा थप्पड़ लगाए। मैंने कोई 4-5 थप्पड़ खाए। ओ लेवल्स के अंदर दोस्त जो पाकिस्तानी दोस्त थे, उसकी वजह से एकदम मेरी जिंदगी में बहुत ज्यादा दीन से दूरी आ गई कि अल्लाह के रसूल के कार्टून्स बनेंगे और एक कॉन्टेस्ट है जो इसमें कार्टून्स बनाएगा उसको ये अवार्ड मिलेगा। बाहर से आया था, ओ लेवल्स करके था, को एजुकेशन में पढ़ने वाला था। मदरसे में जब आया तो मैंने सोचा कि मैं उस लड़की से ना सलाम दुआ करता हूँ, दोस्ती वगैरह करता हूँ। अच्छा, मुझे क्या पता था अम्मा जी का कमरा साथ ही नहीं। मैं जो भी बुरा काम करता था ना, अल्लाह की तरफ से मैं पकड़ा जाता था। आप में से कोई भाई जो है ना यूथ क्लब चलाए। मैं और मोहम्मद अली भाई शुरू में अगेंस्ट थे यूथ क्लब के। मेरे साथ ये हुआ कि मोहम्मद अली और मैं एक जगह टॉक देने गए थे किसी आउट ऑफ सिटी में। अच्छा, हम दोनों की तस्वीर लगी हुई है, तो अली भाई का शायद फैन ज्यादा था। करीब आया ना तो कहते सर एक मिनट जरा आप थोड़ा पीछे होइएगा। इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। बहुत बड़ी बड़ी बुराइयों से अगर बंदा नमाजी है ना, अल्लाह उसको गंदगी से निकाल देते हैं। वी आर लिविंग इन द एज ऑफ नॉवेल्टी, यानी हर जगह ना आपको कोई नई बात करनी है, तब आप लोगों को कैप्चर करेंगे। हमें कोई बहुत साइकोलॉजी, कोई सोशियोलॉजी, कोई बड़ा ना साइंस की कोई साइंटिफिक मिरेकल निकाल के दिखाओ तो हम वाओ इफेक्ट होगा, तो हम कुरान से म्यूज होंगे। वरना और मैं समझता हूँ जुबान जब हम बोल रहे हैं ना यार, हम पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ रही है, अल्लाह माफ करे। मैंने कहा मदरसे में पढ़ो, 6-7 साल अपने आप को रगड़ा लगवाओ, तो कहते हैं यार दुनिया बहुत तेज है। मतलब मैंने कहा यार कहाँ जाना है ब्रो, जहाँ लेट देम गो। दुनिया की हर बुराई वहाँ पे मौजूद है इस मदरसे, लेकिन मैं आपको बताऊं दीन आपको मिलेगा तो यहीं से मिलेगा। तो अगर आप अपने आप को इस काबिल अल्लाह के सामने बना देते हो ना कि यू आर वर्दी एंड यू आर वर्थ समथिंग, अल्लाह आपको कहीं ना कहीं जरूर इस्तेमाल करेगा दीन के लिए। कहते हैं कि अल्लाह तेरा एहसान है कि तूने मेरे ना बुराइयों को छुपाया हुआ है और मेरी नेकियों को फैला दिया लोगों के सामने। अल्लाह की कसम, अगर मेरी बुराइयों का लोगों को पता चल जाए ना, मेरे जो सीक्रेट्स और आइसोलेशन के जो गुनाह है उनका लोगों को पता चल जाए ना, अब सलाम अलैहि मन यल्कानी। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to another episode of the Nasiha Discourse, and we have a very special, very beloved brother guest with us today, Mughira Luqman. Mughira bhai, assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल है आपके, खैरियत से, ठीक ठाक है? माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर फॉर इनवाइटिंग ब्रो। वही हुक्म, जज़ाकल्लाह फॉर द फैक्ट कि आपने हमेशा की तरह टाइम दिया और बहुत छोटे से नोटिस पे जो है ना हमें अपना वक्त दिया है। अल्लाह ताला आपके काम में हर चीज़ में बरकत डाले। Sheikh, let's begin, and the first thing that I want to ask, which we probably ask almost every guest, is this: that can you tell us about yourself in terms of educational backgrounds that you have, and particularly starting from bachpan ke, what school did you go to, what sort of a family did you belong to in terms of dini practice? जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाहु फ़ीकुम। अच्छा, मेरी जो पर्सनल जर्नी है स्कूल के हवाले से, तो मैंने स्टार्ट में मदरसे से स्टार्ट किया था, हिफ्ज़ से। एंड मैंने कोई इनिशियल कोई स्कूलिंग नहीं मेरी हुई। तो मेरा जो पहला स्कूल का एक्सपोजर था वो ग्रेड 5 में था डायरेक्टली। तो आई वाज इन यूएई विद माय फैमिली। तो मदरसा यहाँ से स्टार्ट किया लाहौर से, और यहाँ पे मैं कुछ तकरीबन 15 सपारे मैंने यहाँ पे हिफ्ज़ किए। उसके बाद 15 सपारे फिर मैंने जाके यूएई में, वहाँ पे पाकिस्तानी मदरसा ही था, उनके साथ मैंने वहाँ पे कंप्लीट किया कुरान को। तो कुरान मजीद को उसकी कंप्लीशन के फ़ौरन बाद फिर मैं मदरसा स्कूल में गया। और what age were you जब आपने हिफ्ज़ शुरू किया? मैंने बिल्कुल, आई रिमेंबर, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट दैट वाज माय फर्स्ट एवर एक्सपोजर टू नॉलेज और एजुकेशन। यानी मैं इससे पहले, हाँ, मैं कुछ देर के लिए शायद प्रेप क्लास के अंदर एक आप समझ लें एक क्रिश्चियन स्कूल था मेरे घर के बिल्कुल पास, उसमें लाइक फॉर फ्यू मंथ्स, 1 or 2 months मैं शायद गया होऊंगा, इससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद हमारी फैमिली में ट्रेंड है, अल्हम्दुलिल्लाह रिलीजियस फैमिली है, तो हमारी फैमिली में ट्रेंड ये है कि सारे हाफिज़ हैं माशाल्लाह। तो द फर्स्ट थिंग वी डू इज़ वी डू द हिफ्ज़। तो मेरे माशाल्लाह पूरा ख़ानदान इंक्लूडिंग माई मदर, मेरी सारे बहन भाई सारे माशाल्लाह हुफ़ाज़ हैं। तो बल्कि हमारा जो फैमिली बिजनेस है नाना का, तो उसका भी नाम जो है ना हुफ़ाज़ सीमलेस पाइप्स, ये एक मशहूर कंपनी है सीमलेस पाइप्स की है, तो उसका नाम भी हुफ़ाज़ ग्रुप है। तो वो सारे भाई, मेरे नाना अबू के भाई वगैरह भी सारे हाफिज़ हैं माशाल्लाह। हमारे यहाँ ये ट्रेंड है, अल्लाह का शुक्र है कि हम स्टार्ट करते हैं हिफ्ज़ से। तो मैंने सबसे पहले हिफ्ज़ किया, तो हिफ्ज़ के बाद फिर दरमियान में व्हेन आई वाज डूइंग माय हिफ्ज़, तो उस टाइम फिर हम लोग यूएई शिफ्ट हो गए। मेरे वालिद साहब, ही इज़ अ स्कॉलरली पर्सन माशाल्लाह, मदीना यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ा हुआ है। तो वहाँ पे एक कॉलेज था, वहाँ पे पढ़ाना शुरू किया उन्होंने यूएई में। तो मेरी वालदा भी साथ चली गई। तो फिर वहाँ पे जाके मैंने अपनी कंप्लीट किया अपना हिफ्ज़, और उसके बाद फिर मैंने, आई थिंक आई वाज 9-10 ईयर्स ओल्ड, आई थिंक, और 11-12 ईयर्स ओल्ड, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, लेकिन उससे पहले मेरी कोई एजुकेशन नहीं थी। तो वहाँ पे फिर मैंने स्टार्ट किया था, हमारे वहाँ पे एक स्कूल था, पाकिस्तानी स्कूल था, वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। तो वहाँ पे बेसिकली हमारा पाकिस्तानी मैट्रिक ही था, मैट्रिक करिकुलम था हमारी, मैट्रिकुलेशन। तो वहाँ से स्टार्ट किया, ग्रेड 4 यानी ग्रेड 5 के अंदर डायरेक्ट मेरा एडमिशन हुआ।
तो ग्रेड 5 के बाद फिर मेरी वालदा ने मुझे ओ लेवल्स एक और साथ स्कूल था, इंग्लिश स्कूल था, तो वहाँ पे एक नॉन मुस्लिम यानी कन्वर्ट्स थे, और था भी वो पाकिस्तानी, वैसे स्कूल पाकिस्तानी था, यानी मैनेजमेंट पाकिस्तानी थी, लेकिन वैसे पूरा स्कूल जो है वो उसमें नॉन मुस्लिम्स इंडियंस, जो प्रिंसिपल था वो ब्रिटिश था, वाइस प्रिंसिपल भी ब्रिटिश था, फिर इस तरीके से नॉन मुस्लिम्स मुख्तलिफ मुल्कों के लोग पढ़ते थे। तो फिर मैं ओ लेवल्स में वहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ, तो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था वो एज, क्योंकि मुझे बिल्कुल इंग्लिश वगैरह नहीं आती थी, और बल्कि वो थोड़ी सी ऐसा मुझे बड़ा मज़े का इंसिडेंट है कि मैं इतना तंग हुआ, एक दफ़ा ग्रेड 5 में था, फिर डायरेक्ट जब मैं शिफ्ट हुआ तो वहाँ पे मुझे एक दफ़ा टीचर ने तंग आके मुझे कहा कि आप ना ABC लिखो बोर्ड पे आके, और मैं इतना कंफ्यूज हुआ कि मेरे ABC भूल के दरमियान में लिखते लिखते, तो स्टार्ट में ऐसा हुआ था कि मैं साथ साथ जो भी मेरे दोस्त बैठा होता था, जो भी होता था मैं लिख लेता था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हिफ्स चूँकि किया हुआ था, एज भी थी, अल्लाह का शुक्र है, तो विद इन फ्यू मंथ्स अल्लाह का शुक्र है मेरी फिर इंग्लिश वगैरह, चूँकि वो इंग्लिश मीडियम था कम्प्लीटली, तो वहाँ पे मेरी अल्हम्दुलिल्लाह इंग्लिश भी काफ़ी अच्छी होगी। तो फिर वहाँ से मैंने ग्रेड 9, 10 वहाँ तक ग्रेड 8 तक वहाँ पढ़ा, फिर वापस अम्मी ने पाकिस्तान मुझे भेज दिया, बुला लिया कि क्योंकि यहाँ पे मैं मदरसा, हमारे यहाँ ट्रेडिशन ये है कि हम लोग मदरसा भी पढ़ते हैं साथ साथ दरस निज़ामी भी, तो मेजॉरिटी माशाल्लाह मेरी फैमिली में माशाल्लाह उलमा भी हैं, हमारा अपना मदरसा भी है। तो फिर मैं आपको ना इधर रोकता हूँ बिकॉज आपकी जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग है, मैं हिफ्ज़ पे ना कुछ बात करके फिर वापस जी ज़रूर प्लीज़ कि अब ये जो हिफ्ज़ वाली बड़ी इंटरेस्टिंग, एक तो आपकी ट्रांजिशन है कि एक तो आपने आधा यहाँ किया फिर आपने आधा वहाँ किया, ठीक है। Was there any difference? You mentioned कि दूसरा मदरसा भी पाकिस्तानी था, ठीक है, कितनी मार खाई है आपने? बहुत मार खाई, बहुत मार, और जहाँ पे पाकिस्तानी है वहाँ पे मार है। पाकिस्तानी और दुबई वाले में कोई फ़र्क नहीं था, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तानियों को हमारा कुछ, चूँकि पूरी फैमिली मदरसे से, हमारे मदारिस से है और हमारा ताल्लुक़ है काफ़ी, तो मुझे पता है हिफ्स भी अच्छा पाकिस्तानी करवाते हैं, अजीब बात है, हालांकि मैंने बहुत मार खाई है और मुझे बड़ा अपने साथी से गिला शिकवा भी है, लेकिन अरब जो है ना वो सुभान अल्लाह, उनका जो निज़ाम है हिफ्स का, मतलब वो बड़ा मुश्किल और बड़ा लॉन्ग टर्म है, और मेरा ख्याल है कि बहुत कम लोग हैं जो वहाँ से यानी अपनी पर्सनल मोटिवेशन से ही कोई बच्चा कोई हिफ्स कर ले तो कर ले, वरना उनका सिस्टम ऐसा नहीं है जहाँ पे वो फैसिलिटेट करते हैं हिफ्स को। यानी पाकिस्तानी मदारिस के अंदर अगरचे वीकनेस है मार दाड़ की और ये एग्रेसिव बिहेवियर है, इतना इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं होती टीचर्स के अंदर, लेकिन बाहर के जो टीचर्स हैं वो फिर बिल्कुल ही रिलैक्स माहौल है, जितना पढ़ लिया, जितना याद आ गया, किसी को कोई 10 सूरतें याद हैं, किसी को 10 पारे याद हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं। बहुत कम बच्चे होते हैं जहाँ पे हिफ्स मुकम्मल होता है। तो मैं समझता हूँ कि मैंने वहाँ पे भी मदरसे चूँकि पाकिस्तानी था, तो वो उन लोगों ने वैसे ही वो सिस्टम चलाया हुआ था पूरा, तो मार धाड़ बड़ी थी। मुझे लगता है कि मैंने सोचा था कि शायद यहाँ पे मार कम होगी, लेकिन जहाँ पे पाकिस्तानी पाकिस्तान से निकल जाते हैं, पाकिस्तानी यहाँ से नहीं निकलता। अच्छा, लेकिन इस सारे उसमें ऑब्वियसली यू कैन टेल, आई कैन टेल फ्रॉम व्हाट यू डोंट एग्री टू द आइडिया कि आप इतना मारे। बिल्कुल नहीं। सो बट यू नो वेयर डू यू ड्रॉ द लाइन कि इंसान मुतनफ़िर होना शुरू हो जाता है? हाउ वाज इट एज अ चाइल्ड फॉर यू? असल में अरसान भाई, इसमें ना जो इम्पोर्टेंट बात मेरा तजर्बा ये है कि ना मार जो है ना बहुत ईजी एक वे आउट है, और वाकई मुश्किल होता है। मैं आपको बताऊँ कि एक वक्त आता है कि मतलब मेरे वालदा भी मुझे सिर्फ मदरसे से मारी बड़ी, मेरी वालदा से बड़ी मार पड़ती होती थी इसके अंदर, और लिटरली इतना मुश्किल होता है कि लिटरली कहा जाता है, मेरी अम्मी कहती हैं कि मैंने हमारे माशाल्लाह 6 बहन भाई हैं, मैंने 6 कुरान हिफ्ज़ किए हैं, और मेरी नानी माँ माशाल्लाह, मेरी अम्मी 10 बहन भाई हैं, मेरी नानी माँ कहती है मैंने 10 दफ़ा कुरान हिफ्ज़ किए। और वाकई ऐसा होता है कि एवरी टाइम जब पेरेंट्स हिफ्ज़ करवाते हैं तो ऐसे होता है कि जैसे आप पूरा हिफ्ज़ कर रहे हैं, यानी इतना, और एक देयर इज़ अ टाइम कि बिल्कुल ना आप बस हो जाती है आपकी, यानी ये वाकई मुश्किल, ऐसे ही नहीं अल्लाह ताला ने इसका बहुत ज़्यादा अजर रखा हुआ। तो मैं समझता हूँ कि बाज़ औक़ात यू आप अपना टेम्पर लूज़ कर जाते हैं, और फिर आप थोड़े से एग्रेसिव मीन्स भी अडॉप्ट करते हैं, मार धाड़ होती है, लेकिन अगेन वहाँ पे ना ओवरऑल एक है कि आपका मेन फोकस मार है, और आपकी वैसे तंबी और वो जो है ना तरगीब व तरहीब जिसे कहते हैं ना हम, मोटिवेट करना या फिर किस तरीके से, वो कम होता है। बाज़ औक़ात उल्ट होता है मामला। तो हमारे यहाँ अल्लाह माफ़ करे मदारिस के जो निज़ाम है ना वो मार धाड़ असल होती है, यानी वहाँ पे मार धाड़ होती है, कभी मोटिवेशन तो बहुत कम होती है। तो मैं समझता हूँ बहुत से मसले हल हो सकते हैं। अच्छा, जनरली मैं वैसे मार के इतने खिलाफ नहीं हूँ, मैं समझता हूँ कि कभी कभी लगा देने में कोई हर्ज वाली बात नहीं है। जैसे मुफ्ती तारिक मसूद साहब को मैं उस दिन सुन रहा था, बड़े मज़े की बात, वो कहते हैं कभी कभी बड़े भाई से भी मार खा लेनी चाहिए। ठीक है, तो उस्ताद से मार खाने में कभी थप्पड़ लगा दिया, कभी छोटा मोटा कर दिया, मुझे कोई मसला, लेकिन वो होता है ना कि एक नेचर में ही आपका ये कि आपने बेसिकली फोकस ही मार धाड़ पे, एंड मार बतौर इस्लाह इन द सेंस अगेन वो जब आप पर्पसफुल होती है आपकी मार, तब आपकी बतौर इस्लाह होती है, लेकिन जब आप अपना गुस्सा निकाल रहे हैं, आपसे खुद नहीं कंट्रोल हो रहा, तो फिर आप इस तरह करते हैं। मैंने देखा कि बहुत, आपने बिल्कुल सही बात की, बहुत लोग मुतनफ़िर होते हैं, मैं खुद बड़ा मुतनफ़िर हुआ। तो मेरे वालिदैन बड़े सख्त थे, उन्होंने कहा बेटा जो मर्जी हो जाए, मरना जीना यहीं पे है। अब आपने यार, मुझे याद है एक दफ़ा मेरा हाथ सूजा हुआ था इतना ज़्यादा, वो उन्होंने, हमारे उस्ताद थे, तो मैंने गलती की
और क्या किया उनके पास ना वो एक एल्यूमिनियम की कोई स्टिक पड़ी हुई थी, एल्यूमिनियम का कोई डंडा पड़ा था साइड पे ऐसे ही, डंडा तो उनके पास दूसरा था, तो उन्होंने पकड़ के वही मारा मुझे 2-3 दफ़ा मारा, तो वो मेरा बकायदा कट लग गया, मेरे दोनों हाथ सूज गए। वो पहली दफ़ा मेरे वालिद साहब गए थे मेरे उस्ताद के पास मिलने के लिए, जब मेरा हाथ सूजा हुआ था ना, तो उन्होंने पूछा कि वो बेटे को ज़रा थोड़ा सा, हाँ बस वो पता, बस वो साथ में कोई चीज़ पड़ी हुई थी, मैंने मार दी। कहते चले ठीक है, बस इतनी सी बात की है। और सुभान अल्लाह, मुझे एक दफ़ा याद है कि हमारे एक और बड़ी लंबी चढ़ी जर्नी है, बड़ा मज़े की बातें भी आती हैं। एक दफ़ा मैं पढ़ रहा था, हमारी ना कुरान जो मैं पढ़ रहा था ना, उसके अंदर ना एक ना टाइपिंग की गलती हुई थी। अच्छा। तो वो हुआ ये कि वो उसके ऊपर, हाँ सॉरी, टाइपिंग नहीं, वो एक दूसरे लड़के का, मेरे क्लास फेलो का था सीन। मेरे साथ ये हुआ कि वो वक्फ था एक जगह पे, वक्फ़ लाजिम होता है, पता है कई जगह पे वक्फ़ लाजिम होता है, तो मैं सुनाई जा रहा हूँ, तो वक्फ़ लाजिम, मैं वक्फ़ लाजिम नहीं किया मैंने, तो मैंने आगे पढ़ लिया, तो ना मैं करीब ही बैठा और रख के थप्पड़ लगाया मेरे मुंह पे। अच्छा, ये वैसे तो शरी तौर पे मुंह पे थप्पड़ लगाना वैसे भी शरी तौर पे जायज़ नहीं है, लेकिन बहरहाल उन्होंने लगा दिया मुंह पे। कहते कि क्या गलती की है, तो अब मैं परेशान, मैंने कहा क्या गलती? कहते अच्छा दोबारा पढ़ो पीछे से। मैंने दोबारा पढ़ा, फिर दोबारा वक्फ नहीं किया, दोबारा एक थप्पड़ लगा। फिर कहते हैं चला कुरान खोल के देखो। अच्छा, वो कुरान खोल के देखा, तो मैंने कहा कोई गलती, मैंने कोई ज़बरदस्त पेश की, अब मेरा ध्यान ही नहीं गया वक्फ पर, मैं देख रहा हूँ कोई गलती नहीं है। मैंने कहते चलो दोबारा पढ़ो, दोबारा थप्पड़ लगाया। मैंने कोई 4-5 थप्पड़ खाए, और सुभान अल्लाह, मेरा छोटा सा था, मासूम सा था उस टाइम मैंने बताया कि मेरी उम्र भी बहुत छोटी थी, तो मेरा मुंह लाल हो गया थप्पड़ खा के। तो बस फिर बाद में उन्होंने कहा कि यहाँ पे वक्फ है। सुभान अल्लाह। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है, आपको मैं बताऊँ, वक्फ लाजिम जो है कुरान मजीद में बहुत कम है। यानी वक्फ लाजिम जो है ना, एक्चुअल में वो जो असल कुरान है हमारे, असल से मुराद ये है कि जो मुहक्कक कुरान है, यानी हमारे यहाँ, क्योंकि मेरी खुद स्पेशलाइजेशन कुरानिक साइंसेज में, तो वकूफ़ का पूरा एक हमारे यहाँ ना पूरा एक इल्म है, इल्मुल वकूफ़। तो वो जो वक्फ़ है, वक्फ़ लाजिम कुरान मजीद में, हमारे जो पाकिस्तानी कुरान है उसमें अक्सर जगहों पे वक्फ़ लाजिम लगा, वो ठीक नहीं लगा हुआ। अच्छा। तो वो वाला वक्फ़ लाजिम एक्चुअल है भी नहीं। तो कुरान मजीद में अरब जो मुसहफ़ुल मदीना है ना, जो मदीना के अंदर से पब्लिश होता है, किंग फहद की तरफ से जो पब्लिश, उसके अंदर जो वक्फ़ लगे हैं वो एक्चुअल सही वक्फ़ लगे हैं। बाकायदा इल्मी तौर पर उलमा ने जिसको कहा कि हाँ यहाँ पे वक्फ़ है, वक्फ़ लाजिम है, तो वो उन्होंने जो वक्फ लगाया हुआ था वो ऐसे भी ठीक नहीं है। मैंने बड़ी छड़ी ये जो उस्ताद वाला पार्ट है ना, मुझे याद है कि हमने बचपन में दादा से पढ़ा था, और पंजाबी में तो वैसे ही वो गुन्ने बहुत होते हैं ना, तो आप जुबान जब पंजाबी में कुरान पढ़ना सीखते हैं तो आपकी तजवीद ठीक नहीं हो सकती। सुभान अल्लाह, सही है। तो यूनिवर्सिटी में 2008 में जब हमने पहली दफ़ा दरस निज़ामी में कुरान पढ़ना शुरू किया, तो मैंने पहली दफ़ा रेसिटेशन की, उस्ताद ने रोका, कहा लाने जली दोबारा पढ़ो। मैंने फिर से पढ़ा, फिर से लाने जली, फिर से पढ़ो। अब वो उन्होंने मुझसे 10 दफ़ा रिपीट कराया, तो मुझे क्या पता मैं क्या गलती कर रहा हूँ। एंड वो मुझे याद है, उन उस्ताद से मैं तजवीद ना सीख सका, सिर्फ इसलिए कि ही वाज गुड एट स्टॉपिंग एंड दोबारा स्टार्ट करो, बट मैं कर क्या रहा हूँ, आई डोंट नो कि मुझे काफ और काफ में कैसे फ़र्क करना है। वो तो अभी भी लाइक तजवीद इज जस्ट लाइक बेयर मिनिमम पे खड़ी है, बट वो ना उस्ताद का काम के लेके चलना कैसे है। रिलेशनशिप में एक्सपेक्टेशन है कि अगर आपको दूसरे एक्सपेक्टेशन है तो बता दें, तो बजाय इसके कि आप वो बताएं, आप एक्सपेक्ट करें कि वो खुद ही ले, और आपकी अगर नज़र उस पर नहीं पड़ी वक्फ़े लाजिम पे, तो फिर उसका यही आउटकम होगा। अच्छा, इसी से रिलेटेड बिफोर वी मूव ऑन टू समथिंग एल्स, क्योंकि एट मैसेज ग्रामर स्कूल भी ये जो हिफ्ज़ वाला पार्ट होता है ना, आपकी स्टोरी सुन के मुझे लग रहा है आपकी सारी फैमिली ऑन बोर्ड है। जी। तो देखें, वो जब माँ 5 दफ़ा खुद हिफ्ज़ कर रही है ना साथ, तो एवेंचुअली वो बच्चा मुतनफ़र क्यों नहीं होगा, बिकॉज देयर इज रियल ओनरशिप फ्रॉम द पेरेंट्स, ठीक है। और फिर वो एक पूरी बैकग्राउंड है जिसके अंदर वो हिफ्ज़ चल रहा है। लेकिन आम माशरे में वो इसको ना तबर्रकन दीन से ताल्लुक होता है। अब आप चाहते हो मेरा बच्चा हिफ्ज़ हो, क्यों? इसलिए कि क़यामत के रोज़ मेरी सिफारिश करेगा। एंड देन हम जब यूनिवर्सिटी में बच्चे को देख रहे हैं तो 90% हैव ऑलरेडी फॉरगॉटन। एग्जैक्टली, हाँ सही है। 2 सवाल इससे मुझे समझ नहीं आते कि कैसे करना है। एक, जिसने हिफ्ज़ कर लिया है, जी, रिटेन कैसे किया जाए the kind of lives that we live, unless you've got an entire family, तो वो फैमिली तो आइडियल है, लेकिन अगर नहीं है तो क्या करना है। दूसरा सवाल जो इसी से रिलेटेड है कि आइडियल एज क्या है, कब हिफ्ज़ करना चाहिए, क्योंकि वो उसकी अपनी ओनरशिप नहीं है उसमें, जिस एज में हम आमतौर। अच्छा, मेरे ना जो दूसरा सवाल है उसको मैं जवाब पहले देता हूँ। मेरी नज़र में पहले हमारा जो तजर्बा फैमिली में ये था कि हम लोग शुरू में पहले हिफ्ज़ करवाते थे, और मैं अब समझता हूँ कि ये तजर्बा ठीक नहीं है। बच्चों को हिफ्ज़ करवाना चाहिए, और मेरे जो सबसे छोटा भाई है उसको फिर मेरे पेरेंट्स ने फिर लेट हिफ्ज़ करवाया, ग्रेड 5 के बाद, और यू कैन से कि 12-13 ईयर्स ओल्ड जब बच्चा हो जाए ना, तब हिफ्स में डालना चाहिए, उससे पहले नहीं डालना चाहिए। टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है और बच्चे के ऊपर ना बहुत बोझ होता है, बच्चे बेचारे से मैनेज नहीं होता। और हमारे यहाँ निज़ाम वो इतना अच्छा नहीं, जैसे आप बता रहे हैं ना कि वो बच्चा बेचारा नहीं कर पाता। तो मैंने देखा कि आइडियल एज जो है ना वो है
12 प्लस या फिर ग्रेड 5 आप करवाएं, उसके बाद बच्चे को हिफ्स में डाल दें और उसके लिए फिर वो 2 साल में कर लेता है। फिर आप 2 साल की बीच में ब्रेक ले लें, कोई मसला नहीं होता। कैचअप करना भी मुश्किल नहीं होता। मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था कैचअप करना। मेरी अम्मी ने काफ़ी माशाल्लाह मेरे पर मेहनत की थी। मुझे याद है कि मुझे नॉवेल्स ला के दी, मैंने नॉवेल्स पढ़ाए घर के अंदर। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अरबी, उर्दू, इंग्लिश तीनों लैंग्वेजेस पे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी कमांड है, तो मुझे फ़ायदा हुआ। मुझे अम्मी ने बुक्स दी और मैंने बहुत स्ट्रगल किया शुरू में, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अम्मा जी मेरी खुद काफ़ी डिटरमिन्ड है, तो इसलिए उन्होंने काफ़ी इसमें तो मुश्किल होता है बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए ना कोप करना बच्चे को, फिर दोबारा ग्रेड यानी 0 बिल्कुल स्टार्ट से। हमारे यहाँ वैसे ट्रेंड तो ये था, हमारे यहाँ क्लासिकल स्कॉलर्स के यहाँ हिफ्स सबसे पहले होता था, ये पुराना ट्रेंड यही था हमारे यहाँ। लेकिन ज़ाहिर है उसके बाद वो ना दीनी उलूम पढ़ते थे और दीनी उलूम के अंदर ही दुनियावी उलूम होते थे, इसलिए उनके लिए मुश्किल नहीं होता था। हमारे यहाँ मसला ये है कि बिल्कुल अलग स्कूलिंग सिस्टम है, मदरसा बिल्कुल एक अलग सिस्टम है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा। दूसरी चीज़ जो आपने कहा रिटेंशन में एक चीज़ मैं कहता हूँ सारों से, तरावी। ज़िंदगी में उसूल बना ले, तरावी नहीं छोड़नी। यानी अगर वालिदैन के ठीक है, देखिए मुश्किल है, यानी रोज़ाना चेक रखना बच्चे के ऊपर कि जी कुरान पढ़ो रोज़ाना। वैसे तो रोज़ाना आपको तिलावत करनी चाहिए। तहज्जुद अल्लाह ने मैं समझता हूँ रखी हुफ़ाज़ के लिए, यानी अगर आपने कुरान तहज्जुद में नहीं पढ़ना, और इसके बारे में बड़ी सख्त वईद भी है वो लोग जो रात को कुरान मजीद की तिलावत नहीं करते, उस हवाले से। एनीवेज़, तो ये जो तरावी जो बंदा पढ़ता है ना, जितनी मर्जी आपकी बिजी रूटीन हो, स्केजुअल हो, अगर आप तरावी कर रहे हैं तो आपका कुरान एक बेर मिनिमम पे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी मिसाल देता हूँ, मेरी वालदा ने बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह ये मेहनत की थी। मेरी वालदा हमें तरावी नहीं छोड़ने देती थी। हमारा जब स्कूलिंग स्टार्ट हो गई थी तो खुद घर में फिर मेरी वालदा ने ज़बरदस्ती हमें मस्जिदों के अंदर घुसाया। बाज़ू का होता ये था कि अभी भी मेरा छोटा भाई है, उसको मस्जिद में भेज रही है सबसे, वो अभी ग्रेड 10 में है, वो लेवल यानी मैट्रिक में जा रहा है। तो उसने भी माशाल्लाह उसका हिफ्स अब अम्मा को कंसर्न है, तो अम्मी ने बाकायदा एक मस्जिद वालों को, छोटी मसाजिद होती हैं, लोकल मसाजिद होती हैं, तो बाज़ औक़ात उनको अच्छी खासी आप डोनेशन देना और फिर तरावी के लिए रख लेते हैं। तो अम्मा जी ने इस बार अच्छी खासी डोनेशन उनको दी है कि भाई आप जो है ना मेरे बेटे से तरावी पढ़ाए। तो वो ज़बरदस्ती पढ़ाई और अम्मा पूरा उसके पीछे लगी, पूरा रोज़ाना स्पारा भी सुनेंगी उससे कोई 20-25 दफ़ा, फिर उसके बाद उसको याद करवाएंगी, फिर उसके बाद जाके उसको भेजेंगी। तो इस तरह होता है। तो अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 10 साल अपनी तरावी पढ़ाई है। पिछले 2 साल मैं दौरा कुरान पूरा करवाया अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं नहीं पढ़ा सका क्योंकि हमारा वो पूरा कुरान तरावी के साथ दौरा चल रहा था, लेकिन अब मैं दोबारा इस बार मैंने दौरा नहीं करवा रहा क्योंकि मेरा दिल चाह रहा है कि मैं दोबारा तरावी पढ़ूँ, तो इस बार मैं दोबारा पढ़ाऊँगा। तो वो तरावी जब पढ़ाता रहा तो मैंने देखा कि मेरी कोशिश होती है मैं रोज़ाना रेसिटेशन करूँ, नहीं भी होना तो रमज़ान के अंदर तरावी की वजह से ना मेरा एक बेर मिनिमम स्टैंडर्ड जो है ना मेरा आपका सेट हो जाता है। एटलीस्ट ये भी 10 सालों के बाद, 8-9 साल 10 सालों के बाद। तो अगर एक माँ बाप कमिटेड हो ना तरावी के साथ, फिर बेशक दरमियान में ऊंच नीच हो जाए ना, वो असल में होता है कि जब आपने तरावी पढ़ानी होती है ना, आपको एक स्पारे को 25 से 30 दफ़ा पढ़ना पड़ता है, लिटरली। इतनी दफ़ा जब बंदा पढ़ता है ना तो वो साल आराम से गुजर जाता है इंशाल्लाह। तो बाकी तरावी शरा नमाज वगैरह में बंदे को कभी कभी शर्म आ ही जाती है, कुछ ना कुछ पढ़ लेता है। तो ये आई थिंक दीज आर 2 थिंग्स अगर हम कर लें तो इंशाल्लाह काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। एंड वुड यू रिकमेंड, बिकॉज मेरे से 2-3 ऐसे साथी हुफाज थे, और क्योंकि देखिए मसाजिद हर एक को नहीं मिलती, तो मैंने तो उनको ये रिकमेंड किया कि आप इशा की नमाज़ पढ़ें और आप अपने घर वालों के साथ घर पे तरावी सुनाएं, क्योंकि अगेन हालांकि बहुत सारी मसाजिद हैं बट अगेन हुफ़ाज़ उससे भी बहुत ज़्यादा हैं। मैं तो मोइन भाई ये समझता हूँ, बिल्कुल ऐसे मैं तो मोइन भाई ये समझता हूँ कि हमारे वैसे फ़िक़ही इख्तिलाफ़ है इस मसले में, लेकिन मेरे नज़दीक तो मैं तो समझता हूँ कि तरावी यानी तहज्जुद की नमाज़ तरावी है, तो बेहतरीन तरावी तो ये है जो इंसान आखिरी यानी अकेले में पढ़े, घर में पढ़े और सहरी के टाइम पढ़े, क्योंकि वो टाइम होता है असल में तहज्जुद का। ये कन्वीनियंस के लिए उम्मत के लिए अल्लाह ताला ने कि इशा के बाद आप पढ़ लें। तो अगरचे फ़िक़ही इख्तिलाफ़ में अगेन वो डिस्क्लेमर दे रहा हूँ साथ, लेकिन तो अगर घर में अकेला प्रेफर्ड है कि घर में पढ़ें और अकेले पढ़ें, तो वो बंदा जो घर में पढ़ सकता है अपनी फैमिली को, बेगम को साथ, बच्चों को साथ करके, माँ बाप पढ़ें, बच्चों को आगे खड़ा करें, खुद कुरान सुने पूरा। वो बड़ी खुशी होती है जब बेटा पढ़ रहा होता है कुरान तो आप पूरा सुने, वो कमिटमेंट और डेडिकेशन बहुत आती है। तो बेस्ट है ये इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो शेख आप हिफ्ज़ अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल किया, इंग्लिश ABC लिख रहे हैं आप ग्रेड 5 में, ठीक है। तो जस्ट फॉर आवर लिसनर्स, यू नो, वो जो एक एहसास कमतरी है, ठीक है, आई थिंक इवन दुबई में तो और भी ज़्यादा हो गए, आप अबू धाबी में थे, दुबई में थे, जहाँ भी थे। सो हाउ डिड यू कोप अप विद दैट पार्ट? ये बड़ा मुश्किल काम था, अल्लाह के शुक्र है। बस ये वाकई एहसास कमतरी एक इन्फीरियॉरिटी कम्प्लेक्स रहा है बड़ी देर तक, और लेकिन अल्लाह के शुक्र है कि मुझे ना कुछ चीज़ों में अल्लाह ताला ने बड़ी एक मुझे अच्छी दी। मिसाल के तौर पे मैंने देखा था कि मुझे कुछ अल्लाह ने छोटी छोटी अकॉम्प्लिशमेंट्स मिली जिससे मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बिल्ड हुआ। मिसाल के तौर पे स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा था, मेरी हाइट माशाल्लाह लंबी है, दौड़ बहुत लगाता था तेज। अच्छा, ये मुझे पहली दफ़ा रियलाइज़ हुआ आपकी हाइट का जब आपको वो जो नहीं ये हमजा एंड्रीज वगैरह आए हुए थे। जी। तो मेरे ख्याल से आपसे मेरी उस तरह बाकायदा मुलाकात तब हुई है। आप पहले देखे आपने शेख तो बहुत ही दराज का जो है ना कहते हैं माशाल्लाह। तो मेरी हाइट लंबी थी तो मेरी दौड़ बहुत तेज़ थी माशाल्लाह। तो मैं अपनी फुटबॉल टीम का कैप्टन भी था स्कूल में, और मुझे गोल्ड मेडल्स मिलते थे, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा था।
फिर उसमें मुझे ना बहुत एकदम, जब आपको कोई चीज़ एप्रिसिएशन मिलना शुरू होती है ना तो फिर आपको कॉन्फिडेंस लगता है यूथ क्लब का ना कोई खास क्राइटेरिया है कि हर फिट बंदा, कोई बाइकर है, कोई जिमर है, नसिया में हम सारे मोटे पेट लेके बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को जवान और सलामत रखे। तो बस वो एक था। फिर मुझे ये था कि मुझे अल्लाह की तरफ से ना मेरे घर में ना हमारे शुरू में ना बाल बड़े बड़े प्यारे होते थे। हमारी फैमिली में ना एक ट्रेंड है माशाल्लाह, मेरे अपने बेटों के बाल बहुत सिल्की गोल्डन बाल थे, तो लंबे लंबे मेरे बाल थे गोल्डन किस्म के, तो हाइट भी लंबी थी, गोल्डन था, उससे मुझे ना अटेंशन भी बड़ी मिलती थी। तो इस वजह से ये अगेन ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जिससे एक इंसान का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ता है एज़ कम्पेयर टू बाज़ औक़ात ये चीज़ें नहीं होती तो इंसान बड़ा स्ट्रगल करता है इन चीज़ों में। तो मैंने देखा अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर ये था कि शुरू में 3-4 महीने मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एट द एंड ऑफ द डे फिर वो जब मैंने चीज़ें सीखना शुरू कर दी, फिर अल्लाह ने मुझे हाफ़ज़ा अच्छा हिफ्ज़ की वजह से दिया था, अल्लाह का शुक्र है। तो जो मर्ज़ी हो जाए मैं चीज़ें याद कर लेता था। मुझे आती समझ के नहीं, याद कर लेता था चीज़ों को। तो उससे ये होता था कि मैं एटलीस्ट क्लास में जब कोप करना शुरू कर दिया तो फिर उससे मुझे फ़ील हुआ अल्हम्दुलिल्लाह कि यानी आई कैन बी समथिंग। लेकिन बहरहाल एक जो है ना वो कमी कहीं ना कहीं आपको बैक ऑफ द माइंड आपको फेस होती है। लेकिन अल्लाह का शुक्र, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अल्लाह ने फिर काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ दी जिससे बहुत से फिर खैर के भी काम हुए, तो फिर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। गोइंग बैक टू योर एजुकेशन, आपने फिर ओ लेवल्स किया आगे, फिर उसके बाद पाकिस्तान में आके मैंने फिर ओ लेवल्स पाकिस्तान आगे किया। पाकिस्तान फिर अम्मी ने मुझे पाकिस्तान भेज दिया था ओ लेवल्स के लिए। ओ लेवल्स के फ़ौरन बाद फिर मैंने मदरसा स्टार्ट किया था। ए लेवल्स मैंने प्राइवेटली किया था। अच्छा ठीक है। तो ओ लेवल्स मैंने किया था अपने एडिशनल मैथमेटिक्स सब्जेक्ट था, इंजीनियरिंग प्लान था मेरा, और क्लास में भी सारे दोस्तों ने इंजीनियरिंग रखी थी। फिर ए लेवल्स के अंदर फिर ये हुआ क्योंकि मदरसा स्टार्ट कर दिया था, तो इंजीनियरिंग आपको पता है आपको प्रॉपर कॉलेज से करनी पड़ती है, आप पार्ट टाइम नहीं कर सकते या प्राइवेटली नहीं कर सकते। तो फिर मैंने क्या किया कि मदरसा सुबह जाता था, तो इवनिंग में फिर मैं एकेडमी में जाता था, और फिर मैंने ए लेवल्स के एग्ज़ाम्स दिए प्राइवेटली साथ। ग्रेड्स कोई इतने अच्छे नहीं थे, मैं पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो अम्मा नहीं थी यहाँ पे, तो अम्मा मुझे कहती थी बेटा, अम्मी ने वन ऑफ द रीजन अम्मा ने मुझे स्कूल से भी इसलिए निकलवा दिया, अम्मा कहती तूने ग्रेड्स तो अच्छे लेने नहीं है, ओ लेवल्स में मेरे बहुत गंदे ग्रेड्स आए थे, तो तूने ग्रेड्स तो लेने नहीं, तो मैं फजूल में डबल फीस क्यों दूँ, तूने जो एक बेर मिनिमम है वो थोड़ा बहुत पढ़ के मेरे एक बेसिक पासिंग हो जाती थी, ग्रेड्स आ जाते थे, तो कहती थी बस ठीक है इस तरीके गुजारा कर। तो फिर वो अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे में मैंने स्टार्ट किया। नहीं, मदरसे जाने की ये चॉइस आपकी अपनी थी? नहीं मेरी नहीं थी, मेरे पेरेंट्स की थी, मेरी चॉइस नहीं थी। आप बहुत शरीफ इंसान हैं। द प्रॉब्लम इज हाउ डू यू डू दैट। वो मैं अक्सर कहता हूं कि यार हम बहुत शरीफ बच्चे थे, हमारे ज़हन में उल्टे ख्यालात आते नहीं। इट्स ऑलवेज वेरी इजी टू लुक बैक इन रेट्रोस्पेक्ट व्हेन यू आर माशाल्लाह। मेरी चॉइस ना होती, मैं तो बल्कि रोता था जाके। मेरे लिए बड़ा मुश्किल था अरसलान भाई, मोइन भाई, बहुत मुश्किल था मदरसे में। जब मैं गया था, मैं बाहर से आया था, ओ लेवल्स करके था, को एजुकेशन में पढ़ने वाला था। मदरसे में जब आया तो ज़मीन पे बैठना और फटियों पे बैठना, और फिर वो पंजाबी के अंदर, अच्छा वैसे तो हमारा उर्दू मीडियम था, अरबिक और उर्दू मीडियम मिक्स था, लेकिन वो असल में बैकग्राउंड ऐसे था लोगों का जो आए हुए थे कि काफ़ी मुश्किल होता था मुझे उनके साथ कोप करना। और वो मेरे साथ पंजाबी, फिर वो मजाक भी बड़ा उड़ाते थे मेरा, तो वो यानी मुझसे फिर मैं इंग्लिश के लफ्ज़ बोलता था, मेरा हंसते थे मेरे ऊपर सारे। तो आई लिटरली यानी एक वक्त था कि जब मैं यानी इस बात पे थोड़ा सा कम्प्लेक्स होता था कि जी मुझसे इंग्लिश नहीं बोली जाती, और अब मेरे साथ उल्टा हो गया कि मुझे उर्दू नहीं मुझसे बोली जाती। तो उस पर मैंने काफ़ी टू दी एक्सटेंड कि मैं रोना शुरू हो गया। एक दफ़ा तो मैंने अम्मी से कह दिया मैंने नहीं जाना, मदरसे नहीं जाना आके। मैं बाकायदा, मैं हालांकि मैं उस टाइम ओ लेवल्स कर चुका, उसके बाद मैं रोना शुरू हो गया। मैंने कहा मैं नहीं जाना, मुझे इतना वो सब बिलेटल करते हैं वहाँ जाके। लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि वो अम्मा जी, फिर अगेन वही वाली जैसे आपने कहा, अम्मा जी ने कहा पुत्र जीना मरना यही है, जो मर्जी हो जाए, इधर से कोई छुटकारा नहीं है। तो फिर बस अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता मुझे अल्लाह का शुक्र है कि मैंने मदरसा पढ़ना शुरू किया, तो साथ साथ मदरसा शुरू कर दिया था मेरे अंदर। अच्छा वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी चेंज एक्चुअली मदरसे से नहीं हुआ, यानी इवन मदरसे के अंदर भी जाके आई वाज जस्ट के एक फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा, जिस तरह हम स्कूल पढ़ते हैं, अम्मा बाबा भेज रहे हैं, ओ लेवल्स कर रहे हैं, भाई हमने कोई शौक से थोड़ी ओ लेवल्स किया हुआ है, खानदानी लेगेसी पूरी कर रहे हैं। तो मदरसा भी मैं खानदानी लेगेसी पूरी कर रहा था। ज़िंदगी में बड़ा इंटरेस्टिंग एक चेंज आया मेरे साथ खास तौर पे, एंड इफ यू थिंक, अगर आप कहते हैं तो मैं बताता हूँ उसके। जी इसी चेंज तक तो हम पहुंचते हैं। हाँ, चेंज मेरे का तो हो सकता है, अभी तक तो मजबूरी चल रही है। अभी तो मजबूरी चल रही है। तो चेंज ऐसे आया था कि फिर मैं ए लेवल्स में था, तो दोस्त, अच्छा ओ लेवल्स में मेरी एक बहुत ज़्यादा ख़राबी की बहुत बड़ी वजह ये थी, अच्छा मैं यूएई में था, इतना ज़्यादा चेंज नहीं, यानी ओ लेवल्स के अंदर दोस्त जो पाकिस्तानी दोस्त थे उसकी वजह से एकदम मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दीन से दूरी आ गई। और फिर वही टिपिकल जो टीन्स के होते हैं मसले। अल्लाह का शुक्र है, अच्छा अल्लाह ताला की आसानी मेरे साथ ये थी कि मेरे साथ आसानी ये थी कि मुझसे ना मेरे लिए बुराई मुश्किल थी,
यानी मैं जो भी बुरा काम करता था ना, अल्लाह की तरफ से मैं पकड़ा जाता था। और मैं समझता हूँ ये बड़ा एहसान होता है अल्लाह का, कि जब आपके लिए बुराई मुश्किल हो जाए और नेकी आसान हो जाए। पता नहीं अल्लाह की मेरे पर क्या रहमत थी कि मुझसे कोई भी आज तक कोई बड़ा बुरा काम नहीं हो सका। मैंने करने की बड़ी कोशिश की अपनी तरफ से, अल्लाह माफ़ करे, लेकिन अल्लाह ने मेरे पर पता नहीं क्या नज़र करम फरमाया कि जब भी मैं कुछ छोटा सा होता था बात, तो एकदम मुझे पता चल जाता। कई दफ़ा एक मुझे याद है कि एक छोटी सी बात, फजूल सी बात है वैसे, छोटी सी, जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, कि एक लड़की के बारे में ऐसे ही हम दोस्त बात कर रहे थे, तो हमारे स्कूल में ना क्लास में नई लड़की आई, तो ऐसे ही मेरा कज़न भी था मेरे साथ, तो हम लोग फ़ोन पे बात करे रात को। उस ज़माने में फ़ोन अभी नहीं आए थे हमारे पास, वो था फ़ोन बहुत कम होते थे तो मेरे पास फ़ोन नहीं था, तो मैं ऐसे ही फ़ोन पे बात कर रहा था रात को ना 12-1 बजे। तो मैंने सोचा कि मैं उस लड़की से ना सलाम दुआ करता हूँ, दोस्ती वगैरह करता हूँ। तो मैंने ना रात को ना अपने दोस्त से बात करा फ़ोन पे। अच्छा, मुझे क्या पता था अम्मा जी का कमरा साथ था। अम्मी कुछ देर के लिए पाकिस्तान आ गई, जब मैं आया था अम्मी मेरे साथ आ गई, अब्बू वहीं पे थे दुबई में। तो मैं फिर ना फ़ोन पे बात कर रहा हूँ रात को 12-1 बजे, तो मैंने उससे बात करा, मैंने कहा हाँ यार वो ऐसी है वैसी है। तो मुझे क्या पता था कि अम्मा जी उठ के ना, अच्छा मेरा कमरा अलग था, अम्मा जी कमरा, अम्मा जी साइड पे आके ना सुन रही मेरी सारी बात। ओ सो अम्मी ने मेरी पूरी बात सुनने के बाद जब मैंने फ़ोन रख दिया, तो अम्मा ने कहा अच्छा बेटा इधर आओ। एकदम आई, मेरे तो आसान खत्म हो गए ये कौन थी, तलाक दी अच्छा मैंने बहुत सी बातें ना अपनी तरफ से बनाई थी। वो बेचारी पहले दिन आई, मैंने कहा वो मेरी तरफ देख रही थी, ये कर रही थी, वो अपनी तरफ से मैंने इतनी बातें बनाई, झूठ बोला। ऐसे ही हम दोस्त आपको पता बहुत ब्रैग करते हैं आपस में, अल्लाह माफ़ करे, मैंने बकवास। और अम्मा जी ने मुझे कहा कि बेटा मैं तो अच्छा ये बेटी, तुम किसी की, तुम पता है किसी की बहन है, वो किसी की माँ बन जाएगी कल को, और तुम किसी के साथ ऐसे सुन रही हो, तुमने कभी सोचा नहीं ऐसे। तो ऐसा करता हूँ, मैं उस लड़की से मिलूंगी जाके कल ना, और उसकी वालदा को भी बुलाऊंगी कि, और मैं उनसे माजरत करूँगी कि मेरा बेटा जो है ना आपके बारे में ये उफ। और मैं तुम्हारी प्रिंसिपल, अच्छा हमारी प्रिंसिपल, मैंने यहाँ पे एक स्कूल है द ग्रीन स्कूल है टाउनशिप में मेरे ख़ानदान के काफ़ी लोग वहाँ से, उन्होंने वो लेवल्स किया। उसकी बहुत बड़ी वजह ये थी कि वो जो स्कूल है वो एक ब्रिटिश कन्वर्ट, मेरी काफ़ी फैमिली इंग्लैंड में होती है, तो ब्रिटिश कन्वर्ट हैं, उन्होंने बेसिकली ये स्कूल खोला है, वो है खातून है, कन्वर्ट है तो काफ़ी अच्छा उनका एक विजनरी स्कूल जिसे कहते हैं ना, दीनी लिहाज से काफ़ी विजनरी उनका स्कूल था। तो इसलिए फैमिली चूँकि रिलेशंस थे, उनके साथ ताल्लुकात थे, इस वजह से हम सारे पूरा ख़ानदान, मेरी बड़ी बहन भी वहाँ से पढ़ी हुई है, मेरे छोटी बहन भी वहाँ से पढ़ी है, मेरे कज़न्स वगैरह सारे वहाँ से पढ़े हैं। मैं तुम्हें उनसे भी बात करूँगी वो। तो उस टाइम अल्लाह अकबर, मैंने फिर लिटरली मैं रो के रहा, मेरी परेशानी, मैं समझ में क्या करूँ। फिर अम्मी ने मेरे कज़न को फ़ोन किया, वो मेरे साथ मेरी क्लास वाला था, उसको भी सुनाई। तो वो कहता जी मैंने तो कुछ नहीं, ये तो मुगीरा की बातें, मेरे पे डाल दी सारी बातें अल्लाह अकबर। उसके बाद से मैंने कह दिया यार बुराई इज़ नॉट ये मेरे लिए कन्वीनियंट नहीं है, तो मैं बेहतर है पीछे ही रहूँ। तो मेरे साथ कुछ ऐसे हैपनिंग्स हुई अपनी लाइफ के अंदर कि उसके बाद मैंने कहा यार ये चीज़ मेरे लिए नहीं। और अल्लाह ने मुझे इस वजह से ना, बहुत जब भी कोई इस तरह का मसला होता था ना, तो अल्लाह की तरफ से वालिदैन को पता चल जाता था। और मेरे दोस्तों के यहाँ मेरा मशहूर था ही इज़ बैड एट हाइडिंग स्टफ, तो इसे कुछ नहीं बता रहा अच्छा बहरहाल, तो कहने का मतलब है कि वो एक दफ़ा मैं फिर हुआ ये कि ए लेवल्स के अंदर जब मैं प्राइवेटली भी दोस्त थे साथ साथ, तो मदरसे के अंदर बस जा रहे थे, तो बल्कि ए लेवल्स भी ख़त्म हो गया मेरा मुकम्मल, इसके साथ साथ फिर मैंने ACCA ज्वाइन किया, मैंने अकाउंटेंसी स्टार्ट कर दी, क्योंकि मेरे वालदा का दिल था कि मदरसे के साथ साथ जो है ना, साथ साथ एजुकेशन भी चलती रहे। तो ACCA वाज कन्वीनियंट, नया नया आया था, और उसके बहुत सी ऑप्शन, उसमें BS अप्लाइड अकाउंटिंग भी एक ऑप्शन थी। मैंने कहा चलो BS भी कर लेगा, उसके साथ ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी से ना BS भी होता है। तो मुझे अम्मा ने कहा कि ये साथ कर लेगा, तो इवनिंग में दोनों चीज़ें साथ साथ चल जाएंगी मेरी अम्मी की ये मेरे बारे में, ये जो पूरी फैमिली के बारे में स्ट्रैटेजी होती है, बच्चे को मसरूफ़ रखो। यानी जितनी भी यूथ है ना, इनको इतना खपाओ बुरी तरीके से कि इनके पास बुराई करने की सोच ही ना, दिमाग ही ना जाए। मतलब मुझे याद है कि मैं सुबह मदरसे जाता, सुबह 6 बजे मेरी क्लास शुरू होती थी, जोहर तक मैं मदरसे के फ़ौरन बाद, अच्छा मुझे अम्मी से शिकायत होती थी, मुझे आप ना पॉकेट मनी कम देती हैं। अम्मा ने कहा एक काम करो, तुम्हारा O लेवल्स कर लिए तुमने, तो तुम ना ऐसे ट्यूशन पढ़ाओ, जितने पैसे मिलेंगे सब तुम रख लेना। मैंने ट्यूशन पढ़ानी शुरू कर दी पैसों के लिए, और फिर मैं 2 घंटे ट्यूशन पढ़ाता था O लेवल्स को। उस ज़माने मैथ्स मेरी अच्छी थी, तो मैंने मैथ्स पढ़ानी शुरू कर दी। तो 5-6 मुझे स्टूडेंट्स मिल गए, अच्छे मुझे पैसे मिले, अच्छे तो क्या 5-6 हज़ार रुपये मिल जाते थे, बड़े अच्छे खासे, मेरे लिए बहुत ज़्यादा होते थे। और उसके बाद फिर ये होता था कि असर के वक्त से असर से लेकर रात 8-9 बजे तक मेरा कॉलेज होता था ACCA का। और ACCA की पढ़ाई काफ़ी टफ होती है, यानी चार्टर्ड अकाउंटेंसी अच्छा खासा आपकी जान लेती, यानी मैं पूरा दिन मैं फुली ऑक्यूपाइड होता था। तो इसीलिए वो फिर छुट्टियों में कभी कोई छोटी छुट्टी हो गई, तो कोई उसमें कोई दोस्ती वगैरह के साथ, लेकिन दीन में ऐसा जितना शौक ज़ौक नहीं था। हुआ ये था कि फ़ेसबुक नया आया, तो कहानी ऐसे स्टार्ट हुई मेरी चेंज की, कि फ़ेसबुक के ऊपर हम लोगों ने एज़ यूजुअल फ़ेसबुक पे अकाउंट्स बनाए, और एज़ यूजुअल हम उल्टे सीधे काम करने फ़ेसबुक में, आपको पता है जो लोग करना चाहते हैं। उससे पहले ऑर्कट होता था, शायद आपको याद होगा, तो ऑर्कट भी हम यूज़ करते थे। तो फेसबुक के अंदर ना हुआ ये कि जब नया नया आया, तो उस वक्त ना फेसबुक के अंदर एक ऑप्शन, सबसे पहले जब फेसबुक आया तो कुछ देर बाद उन्होंने ना एक ड्रॉ मोहम्मद डे, बहुत पहले शुरू में, शायद आपको याद होगा, सबसे पहले एक कॉन्टेस्ट उन्होंने अनाउंस किया था कि अल्लाह के रसूल के कार्टून्स बनेंगे, और एक कॉन्टेस्ट है जो इसमें कार्टून्स बनाएगा उसको पता नहीं ये अवार्ड मिलेगा।
तो मुझे याद है कि ये ड्रॉ मोहम्मद डे के नाम से एक कॉन्टेस्ट मशहूर हुआ था लियाज़ुबिल्ला। तो अच्छा, जब ये मशहूर हुआ तो इन्होंने क्या किया कि बहुत ज़्यादा मशहूर, पूरी दुनिया के अंदर इनके ख़िलाफ़ जो है वो फेसबुक के ख़िलाफ़ हुई बात। तो एज़ यूजुअल हमने बॉयकॉट, हम सारों ने कहा जी बॉयकॉट करते हैं इनसे। अच्छा, हुआ ये कि बॉयकॉट जब हमने किया तो अच्छा, इतनी शर्म हया तो थी, मदरसे में हम पढ़ रहे थे तो शर्म हया बेसिकली उल्टी सीधे काम करते थे, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और ये सारी चीज़ें, ये हमारे दिल की बात है। तो हमने क्या किया कि मैंने वो, हम सारे दोस्तों रहे, इवन इंक्लूडिंग माई सेल्फ एंड अदर फ्रेंड्स जो अभी मदरसे में नहीं थे, हम सब ने क्या किया, अपने फेसबुक के अकाउंट्स डीएक्टिवेट कर लिए और हमने कहा जी बॉयकॉट हम कभी नहीं यूज़ करेंगे। अच्छा, पहले भी कोई अच्छे कामों के लिए नहीं यूज़ करते थे, तो हमने कहा चलो यार ख़त्म हो गया। अच्छा, अल्लाह की तरफ से हुआ ये कि मेरे मामू हैं शेख अनस, हमारे काफ़ी उस्ताद हैं, यूथ क्लब के काफ़ी माशाल्लाह स्पीकर्स के उस्ताद भी हैं, तो वो मैं उनके साथ रहा हूँ। वन ऑफ द रीजंस मेरे चेंज में बहुत बड़े मेरे मेंटोर भी थे वो। अच्छा, मामू के साथ ही रहता था मैं, नानी के पास रहता था, अम्मा चूँकि बाहर होती थी, कभी आ जाती थी फिर कुछ देर बाद चली जाती थी। तो हुआ ये कि वो मामू मेरे साथ थे, तो मुझे कहते हैं कि एक दफ़ा मैं ऐसे ही मामू के पास मिलने आया मदरसे से फ्री होके, तो मैंने देखा कि फेसबुक यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने मामू से कहा, मैंने कहा मामू आप ये हम सारे हमने बॉयकॉट किया, हमने बॉयकॉट किया हुआ, आप बशर आप तो आलिम हैं और आप हमें जो है मदीना यूनिवर्सिटी से हमारे सामने पढ़ा हुआ था। तो मैंने कहा कि हम लोग तो छोड़ के बैठे हैं, आप लोग क्या करें? तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा मैंने तो अभी रिसेंटली अकाउंट बनाया इसका, और वो एक्सप्लोर कर रहे थे उस टाइम बैठ के, अच्छा इसमें क्या क्या ऑप्शन है। तो मैंने कहा जी एक्सप्लोर क्यों कर रहे हैं आप? तो कहते हैं कि मैं चाह रहा हूँ कि बेटा मैंने तो अभी इसलिए अकाउंट बनाया कि, और मकसद मेरा ये है कि मैं इसको ना दीन के लिए भी इस्तेमाल करूँ, यानी यही वो प्लेटफॉर्म है जिसमें उन्होंने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की है, तो अब हम इसी प्लेटफॉर्म को यूज़ करेंगे नेकी के काम के लिए। तो मैं तो कहता हूँ तुम सब लोग क्या करो, अपने अकाउंट्स एक्टिवेट करो और अब अल्लाह ताला से यानी ये अहद करो कि तुम इसको गलत चीज़ों के लिए इस्तेमाल नहीं करोगे, अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करो। अच्छा, वहाँ से मुझे थोड़ा सा हुआ कि यार वाकई ये तो अच्छा एक आइडिया है। तो मैंने भी दोस्तों से कहा, सारों से, मैंने कहा यार हम दोबारा यूज़ करते हैं, लेकिन अब हम ना इसे नेकी के काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, वहाँ से फिर क्या हुआ कि हम लोगों ने क्या किया, वो हमने अपने अकाउंट्स एक्टिवेट किए, मामू के साथ मिल गए हम लोग, हमने कहा अच्छा बताएं क्या करना है जी। कहते हैं अच्छा, हम उस ज़माने में नई नई ऑप्शन आती थी, ग्रुप्स की ऑप्शन होती है फेसबुक पे, उस टाइम पेज की ऑप्शन भी आई कुछ, तो इस तरह करके हमने एक ग्रुप बनाया, मामू ने भी बनाया, उसका नाम रखा इस्लामिक ब्रदर्स। अच्छा, जनरली इस्लामिक ब्रदर्स रख लिया कि अच्छा मैं मुख्तलिफ, हम क्या करते थे, बैठते थे और ना रैंडमली लोगों को ऐड करते थे और फिर इस्लामिक पोस्टें करते थे। अच्छा, फड्डे भी करने का शौक। अच्छा, मेरे मामू भी उस टाइम अनमैरिड थे, नए वो भी मदीना यूनिवर्सिटी से आए थे, तो वो कहते हैं ना यूथफुल थे वो काफ़ी ज़्यादा। तो हम लोग को फड्डे करने, यहाँ पे ना फतवे लगाना, इख्तिलाफात करना, फ़लाँ को ये करना, फ़लाँ ये कर रहा, तो फुल हम लोग मदरसे में पढ़ भी रहे थे साथ साथ, तो फुल फ़िकी इख्तिलाफात और वो हमारी फ़िरका वारियत वाला काम सीन ऑन किया हुआ था हमने, तो इस्लामिक ब्रदरहुड के नाम से। अच्छा, फिर हम क्या, तो ग्रुप में बंदों को ऐड करते जाते हैं रैंडमली, बस जो भी आता उसको ऐड कर लेते हैं। अच्छा, अब हुआ ये कि वो इस्लामिक ब्रदर्स में इस तरह ऐड होना शुरू हुआ, तो उसमें हमारे पास मोहम्मद अली भाई और ये 3-4 कुछ भाई थे यूथ क्लब के, वो शामिल हुए फेसबुक पर। अच्छा, ये बेसिकली वहाँ से जर्नी स्टार्ट होती है। तो अच्छा, वो हुआ ये कि ये जब मोहम्मद अली भाई वगैरह जब आए, ये है 2009 and 10, 8, 9, 10, ये तब की बात है, बहुत पहली बात। तो उस वक्त ये लोग जब ऐड हुए तो अच्छा, इन लोगों ने क्या किया, अच्छा ये लोग भी बड़े एक्टिव थे। अच्छा, हम ग्रुप के अंदर फिर बहसें करना शुरू की। अच्छा, हमने वो अल्हम्दुलिल्लाह ग्रुप फिर ना आहिस्ता आहिस्ता जब थोड़े से हमारे मेच्योरिटी भी आई, तो हम लोगों ने उसके रूल्स सेट किए कि जी आपने क्वेश्चंस पूछने हैं तो ये रूल्स होंगे, और हमने उसको ना काफ़ी ज़्यादा, और फिर क्वेश्चन आंसर्स मामू जवाब देते थे, हम लोग फिर बहस भी करते थे, हम लोग ग्रुप को ना मेनटेन किया हुआ था, हमने उसके स्टैंडर्ड्स और प्रोटोकॉल्स मेंटेन किए हुए थे। अब हुआ ये कि जब अली भाई वगैरह आए, तो अली भाई माशाल्लाह एक्टिव थे, वो भी इस तरह के, तो हम लोगों ने उनको भी एडमिन बना दिया, और भी कुछ और भी भाई थे यूथ क्लब के इनिशियल ब्रदर्स। तो उस ज़माने में मुझे याद है कि जब वो भाई बैठे हुए थे तो हम लोग ये बहसों मुबाहिसा करते थे, तो वहाँ से फिर इन लोगों ने मिलना, फिर हमें मिलना इन्होंने शुरू किया। मोहम्मद अली भाई मिलने आए एक दफ़ा कि यार हम आपसे मिलते हैं, ये फैसलाबाद होते थे। अच्छा, तो फिर ये लोग आए 3-4 भाई, और भी कौन से भाई थे जिन्होंने यूथ क्लब लाहौर की बुनियाद रखी थी, उस वक्त यूथ क्लब नहीं था। तो उस ज़माने में जो है ना यूथ क्लब इस्लामाबाद में स्टार्ट हुआ, सिस्टर्स ने स्टार्ट किया था, और फिर हुआ ये कि हमारा इस्लामिक ब्रदर्स बहुत यानी ग्रुप बड़ा मशहूर था, टू दी एक्सटेंड आपको सिस्टर सारा चौधरी का पता होगा माशाल्लाह, ये उस टाइम था जब वो दीन की तरफ कन्वर्ट हुई थी, दीन की तरफ आई नहीं। अच्छा, और अच्छा, हमारा ग्रुप का स्टैंडर्ड, अच्छा हम लोग अपने बड़ा प्राइड भी फील करते थे जी, हमारा बड़ा स्पेशल ग्रुप है और यहाँ पे बड़े सख्ती भी, और बड़ा ना अच्छा, आप मेल्स फीमेल्स आपस में रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते डायरेक्टली, बड़े हमने इस तरह के प्रोटोकॉल्स रखे हुए थे। तो सिस्टर सारा चौधरी ना वो ऐड हुई, और उन्होंने ना हमारी जो ग्रुप में फीमेल एडमिन थी ना, उनको कहा कि मैं सारा चौधरी हूँ और मैं दीन की तरफ आई हूँ, तो मैं चाहती हूँ, मैंने अपना एक पेज, अच्छा नई ऑप्शन आई थी पेज बनाने की भी, उन्हें मैंने पेज बनाया, और मेरे पास ऐसे लोग एडेड हैं उस पेज के अंदर, ये मेरे फॉलो कर रहे हैं, जो ना सेलिब्रिटीज़ हैं, और आप उनको रीच आउट करें, और उनके ना सवालात होते हैं, तो आप लोग माशाल्लाह मैं देखती हूँ कि जवाब देते हैं, तो प्लीज़ आप उनको रिस्पॉन्ड किया करें, तो आप मेरे ग्रुप को, मेरे पेज को मैनेज करें। हमने कहा जी ये कौन सारा चौधरी, हमारे पेज के अंदर हम मैनेज करें? अरे इस वक्त हमें ये अपने आप के बारे में ये था कि हम बड़े कोई स्पेशल लोग हैं, तो हमने उनसे कहा, हमने कहा ये यार कोई ऐसी अटेंशन सीकर ना हो तो पता करें पहले। उस ज़माने में स्काइप
तो उन्होंने स्काइप पे कॉल की उनके साथ। तो उन्होंने कहा मुगीरा भाई ये वाकई ना, हमारा ग्रुप था, हमारी ग्रुप डिस्कशन होती थी, तो कहती थी वाकई ये वही सिस्टर सारा चौधरी है। अच्छा, उनके हस्बैंड है फैसल अखूनज़ादा, वो भी उसमें ऐड हुए, तो सिस्टर सारा के ना, तो वो भी थे वहाँ पे मौजूद। तो वो भी बड़े माशाल्लाह हमसे डिस्कशन वगैरह करते हैं, बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, अभी भी माशाल्लाह उनसे बड़ा अच्छा ताल्लुक है। तो फिर उन्होंने कहा जी वो सिस्टर सारा कह रही हैं कि आप हमारा पेज मैनेजर। हमने कहा नहीं जी ऐसे नहीं होगा, आप उनसे कहें कि जी आपको कोई भी अपना पेज चलाना है तो हम कोई उनके नौकर थोड़ी, अल्लाह माफ़ करिए, नहीं हमारा अंदाज़ था, हमारी बहन है बेचारी। तो हमने बड़े रूडली उनके साथ में रिस्पॉन्ड किया उनको कि जी अगर आपको कोई मसला है तो आप ऐसा करें कि सवाल एज़ पर रूल्स वो लिखा करें, 24 आवर्स के अंदर आपको जवाब मिलेगा और ये कंडीशंस होंगी, तो ठीक है आप लोग खुद करें, हम आपके पेज कौन चलाएंगे, क्यों चलाएंगे। तो बेचारी बड़ी डिसअपॉइंट हुई हमारे साथ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात फिर हमारे बन गए। तो ये बेसिकली वो टाइम था। अच्छा, उस ज़माने में इस्लामाबाद में यूथ क्लब की बुनियाद रखी उन्होंने। तो फिर उन्होंने लाहौर में उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें कि आप में से कोई भाई जो है ना यूथ क्लब चलाएं। तो हमारी इसी इस्लामिक ब्रदर्स के ग्रुप में से ही कुछ भाइयों ने, अच्छा हमारी अजीब बात है, आई वाज वन ऑफ दी, मैं अगेंस्ट था, मैं और मोहम्मद अली भाई शुरू में अगेंस्ट थे यूथ क्लब के लाहौर में बनने के। हमने कहा भाई हमारे पास इस्लामिक ब्रदर्स है तो आप ऐसा करें कि इसी को हम चलाते हैं। अब वो इतना मशहूर हो गया था, उन्होंने कहा नहीं यूथ क्लब की एक वाइब डिफरेंट है, उसका नाम ये टाइटल थोड़ा सा वो है, मतलब नंबर ऑफ़ रीजंस थे। तो हमारे ही कुछ भाइयों ने क्या किया कि यूथ क्लब लाहौर की टीम के उन्होंने फिर बेसिकली, अभी वो हमारे साथ टीम में, तो उन्होंने क्या किया कि वो बनाया, और फिर हमारे शुरू में आपस में इख्तलाफ भी बड़ा रहता है, लेकिन फिर टू दी एक्सटेंट एक वक्त आया कि वी केम इन टू टर्म्स विद ईच अदर, और अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है ना, तो यानी दैट वाज द जर्नी कि फिर वहाँ से स्टार्ट हुआ। तो फिर मैं दीन का शौक वहाँ पे फिर बहुत ज़्यादा मेरा शुरू हो गया। तो बेसिकली वो जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती वाला मामला था, दैट वाज एक्चुअली अ टर्निंग पॉइंट फॉर मी, कि वहाँ पे हम लोगों ने दीन का काम शुरू किया। अच्छा, इस पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है मुगीरा भाई, मैं आपकी थॉट लेना चाहूँगा कि इस स्टोरी में एक चीज़ जो आपने कही ना कि at some point in time without realizing your मामू being a key figure in this, you were put on the spot, ठीक है, इन द सेंस कि एक जिम्मेदारी वाले आंसर पे आपको डाला गया कि यार दीन को सर्व करना है, वो करना है। एंड बहुत सारी दफ़ा आई नोटिस ये बड़ा जो है ना एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट रखता है इस चीज़ के एतबार से। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि यूनिवर्सिटी में कभी कभी मेरी तो अक्सर कोशिश होती है, बल्कि अगर हम क्लास में ब्रेक हो नमाज के लिए तो मैं किसी स्टूडेंट को कहता हूँ पढ़ाओ नमाज। अच्छा, वो जैसा भी हो मुझे गर्ज नहीं है, और वो पहले तो सर मैं पढ़ाऊँ, मैंने कहा मुसलमान नहीं, ठीक है पढ़ाओ, ठीक है, या अजान दो, इकामत करो। तो वो एक थोड़ा हमारे यहाँ BNU में जुमा होता है, तो मैं अक्सर बच्चों को कहता हूँ कि जुमे की अजान आपने देनी है। अच्छा, अब वो बच्चा जो भी करके आ रहा है, जब वो जुमे की अजान देता है ना, पीछे मजमा भी है उसको एक, तो वो एक नोशन का ना बंदा अपने आप को, बिकॉज हमारा वो इतनी क्लियर बाइफर्केशन है ना कि यार अब्बा जी का जनाजा भी कारी साहब ही आगे पढ़ाएंगे, ठीक है, मेरा तो कोई ताल्लुक नहीं है। डू यू थिंक दैट हेल्प्ड यू इन वन सेंस की, बिकॉज जब आप वो मुस्लिम ब्रदर्स रन कर रहे हैं और वो सब कुछ कर रहे हैं, तो यू हैव टू सॉर्ट ऑफ स्टार्ट रियलाइजिंग कि नहीं यार पीपल स्टार्ट लुकिंग अप टू मी नाउ, ठीक है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बल्कि आपने बात की, और मैं समझता हूँ आपको मुझे ना अरसान भाई, जब मैं यूथ क्लब में हमने स्टार्ट किया था, अच्छा माशाल्लाह भाइयों ने स्टार्ट तो कर लिया, तो हमारी आपस में इख्तलाफात तो रहते थे, लेकिन अल्टीमेटली होता कोई भी नहीं बनता था, तो आ जाके मुझे ही दर्स देने पड़ते थे, लेक्चर्स देने पड़ते थे शुरू में। तो मुझे याद है कि मैं यूथ क्लब में जाके ना सेशंस दिया करता था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे कुछ इतना आता नहीं था, इल्म मेरा कुछ नहीं था मेरे पास, मैं मदरसे का स्टूडेंट था, और मुझे याद है कि मुझे कोई लेकिन वो एक मुझे जब उस पेडेस्टल पे बिठा दिया गया ना कि भी अब आप हैं और मेरे सामने माशाल्लाह मेल्स भी बैठे हैं, फीमेल्स भी बैठी हैं, और मैं उनको दीन की बात बता रहा हूँ, तो मैंने सोचा यार सुभान अल्लाह, मतलब मेरी औकात क्या है, सुभान अल्लाह। मुझे मतलब इंसान को खुद पता चलता है उस वक्त, बल्कि ये होता है कि नया जब आप इल्म हासिल करना शुरू करते हैं तो आपको शायद लगता है कि मुझे बहुत कुछ पता है, और आहिस्ता आहिस्ता फिर आपको एहसास होता है कि जी आपको कुछ नहीं पता चला। वो कहते हैं ना 3 फेजेस होते हैं, उलमा कहते हैं, पहला फेज़ होता है कि आपको लगता है आपको सब कुछ आता है, फिर दूसरा फेज़ होता है फिर आपको एहसास होता है नहीं लोगों को भी बहुत कुछ आता है, फिर तीसरे फेज़ भी ऐसा होता है इंसान को समझता है मुझे कुछ भी नहीं आता। तो मैं एटलीस्ट शुरू वाली फेज़ में से गुजर चुका था कि जिसमें मैंने समझा था कि शायद मुझे बहुत कुछ आता है। सेकंड फेज़ में था, मैं कहता यार बाकी और भी लोग हैं, तो मुझे एहसास होता था, मैं कहता यार मैं तो बहुत ही छोटा आदमी। तो मुझे फिर अल्लाह की तरफ से थोड़ा सा ये भी फील होता था कि अल्लाह ने मुझे नहीं इस मौका, तो मुझे शौक़ था, मैंने फिर मुझे अल्लाह का शुक्र है, एक चीज़ का मुझे एहसास हुआ कि मैंने यानी उस वक्त के मुझे अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है, और मुझे ना क्योंकि मेरे साथ ना स्पीकर्स थे अच्छे, और कई एतबार से मुझसे अच्छा बोलते थे, मोहम्मद अली भाई वगैरह कई एतबार से मुझसे अच्छा माशाल्लाह बोलते, मैं भी समझता हूँ। तो मैंने कहा यार मेरा मतलब व्हाट एम आई डूइंग हियर। तो फिर मुझे ख्याल आया कि यार मुझे अल्लाह ने दीन का इल्म दिया है, और मैं वो मदरसा पढ़ रहा हूँ, और मुझे अल्लाह ने इस सीट पर बिठा दिया।
तो आई हैव टू, मतलब मेरे ऊपर एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो शायद उनके ऊपर नहीं है। यानी मैं अगर मतलब मुझे इस बारे में ज़्यादा हसासियत थी कि मैं जब बोल रहा हूँ मुझसे गलती ना हो। मैं अगर कोई आयत पढ़ रहा हूँ तो मेरी गलत आयत ना पढ़ा, ये तर्जमा गलत ना कर दूँ, हदीस गलत ना पढ़ दूँ। अच्छा, उनके लिए तो एक्सक्यूज़ होगा शायद कि वो मदरसे से नहीं पढ़े, मेरे लिए एक्सक्यूज़ नहीं है। सुभान अल्लाह। और अभी भी ऐसा होता है, सुभान अल्लाह। यानी जब मैं बोलता हूँ या फिर किसी लेक्चर सेशन में जाता हूँ तो बाज़ औक़ात मुझे बहुत ज़्यादा तैयारी करनी पड़ती है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। और लोग हैरान होते हैं कि भाई आपको क्या करने की ज़रूरत है। तो मुझे ना वो एक जैसे आपने कहा ना, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है कि यार मैं इस पोजीशन पे बैठा हूँ और अल्लाह लोगों की मुझसे एक्सपेक्टेशन क्या है। सुभान अल्लाह। वही जैसे आपने कहा कि आपने किसी को मुअज़्ज़िन खड़ा कर दिया, वो सोच रहा होगा यार इतने लोग मेरे पीछे हैं, मेरे ऊपर व्हाट एम आई एक्सपेक्टेड टू डू दैट। तो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बाज़ औक़ात अगर अल्लाह की तरफ से आ जाए कि दफ़ा, दैट हेल्प्स यू इन मैनी वेज। और एटलीस्ट वो आपको थोड़ा सा जिम्मेदारी है, थोड़ा एहसास ज़रूर आपकी ज़िंदगी में आता है। बिल्कुल। अच्छा, गोइंग बैक टू योर एजुकेशन, तो आपका मदरसा ओबीसी साथ साथ मुकम्मल हुआ एंड आपने ACCA किया। जी, मदरसा और ACCA मेरा इकट्ठा साथ मुकम्मल हुआ। ठीक है। तो उसके बाद फिर मैंने जब ACCA करने के बाद फिर मैंने MPhil स्टार्ट किया पाकिस्तान में। फिर मैं आ गया, फिर मैं दुबई चला गया था अच्छा दरमियान में। ACCA करने के फ़ौरन बाद, ACCA मेरा मुकम्मल नहीं हुआ था, मैंने दुबई में मुकम्मल किया। मदरसा मेरा जल्दी मुकम्मल हो गया था। ACCA के मेरे लास्ट एग्जाम्स मैंने दुबई में दिए थे जाके। फिर वहाँ से फिर मैं वापस फिर मैंने जॉब शुरू कर दी। और जॉब शुरू करने के बाद फिर मैं वहाँ पे मैं दावती कामों में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एक्टिव हो गया। वहाँ पे ख़ास तौर पे इंग्लिश मॉस्क्स हैं, जुमेरा की मशहूर मसाजिद है वहाँ पे, अगर आप जाएँ। आपने ग़ालिबन इमामत भी की है? मैंने इमामत तरावी बस पढ़ाता था, तरावी इमामत नहीं की, सिर्फ तो मैं जुमा खुतबा पढ़ाता था वहाँ पे। अच्छा। तो वहाँ पे 1-2 इंग्लिश मॉस्क्स हैं, 3 मुझे पता है वहाँ पे थी जुमेरा के अंदर। तो वहाँ पे मैं जाता था, मेरा खुतबा होता था। 2-3 और भाई थे, कन्वर्ट मुस्लिम्स थे। तो हम लोग तीनों का 3-4 बंदों का भाइयों का ग्रुप था। तो हमें औकाफ ने परमिशन दी हुई थी कि आप खुतबा दे सकते हैं। तो हम लोग इंग्लिश में खुतबा देते, वहाँ में ज़्यादातर कन्वर्ट्स आते थे। तो वहाँ पे मैंने शुरू कर दिया। फिर वहाँ पे कुछ इस्लामिक सेंटर्स थे, वहाँ पे मेरे लेक्चर्स शुरू हो गए। वहाँ पे मैं अबू धाबी में भी एक, आपको ICC शायद पता होगा, इस्लामिक कल्चरल सेंटर, वहाँ पे मेरे बहुत रमज़ान में दौरे कुरान भी होते रहे, सेशंस भी होते रहते थे। तो वहाँ पे मैं काफ़ी एक्टिव रहा। फिर उसके बाद अल्लाह का शुक्र है कि मुझे पाकिस्तान में रिफा यूनिवर्सिटी के अंदर एक अपॉर्चुनिटी मिली। मैं ऐसी छुट्टियों के लिए आया हुआ था, तो मुझे मौका मिला। उन्होंने मुझे कहा कि जी हमारे पास एक तरबिया डिपार्टमेंट इनका था, हमारे पास वहाँ पे पोजीशन है, तो एज ए हेड के तौर पे तो आप ज्वाइन करें। तो मैं वैसे ही चला गया, मुझे किसी दोस्त ने रिकमेंड किया, मैं वैसे चला गया। तो मैं जब गया तो मुझे बड़े अच्छा लगा, क्योंकि असल में दुबई के अंदर एक बहुत बड़ा मसला ये है कि आपकी ना यानी प्रोग्रेस, दीनी प्रोग्रेस बहुत स्लो है। यानी वो जो चीज़ें मैंने वहाँ पे अचीव करनी थी वो मैं पहले 2 साल में मैं अचीव कर चुका था। फिर अगले 3 साल में आई वाज जस्ट रिपीटिंग दोस थिंग्स। यानी अब मैं सोच रहा था कि मुझे उन्होंने बहुत, यानी उधर ना रिस्ट्रिक्शंस हैं कई एतबार से। यानी आपको बहुत प्रोटोकॉल्स को फॉलो, यानी आप इमेजिन करें कि मुझे मेरा एक लेक्चर होना होता था, तो मेरा लेक्चर जो है ना वो बाकायदा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से अप्रूव होता था, फिर जाके मैं लेक्चर दे सकता था। टॉपिक्स बाकायदा अप्रूव होते थे जाके, अच्छा ये बंदा इसकी ये प्रोफाइलिंग है, उसके बाद आपको इजाज़त मिलती थी। तो मैंने बड़ी कोशिश की कि मुझे किस तरीके से मौका मिले। अनलेस यू आर अ बिग सेलिब्रिटी, बिग शॉट है, तो फिर कोई मसला नहीं, फिर तो आप बड़े बड़े सेंटर्स में जाके आराम से, आपको गवर्नमेंट भी सपोर्ट करेगी, गवर्नमेंट आपके लेक्चर्स रखवाएगी। मैंने कहा यार कोई ख़ास अचीवमेंट यहाँ पे ऐसा नहीं है, प्रोग्रेस नहीं है दीनी एतबार से। वही मैं तो कोई 2-3 सालों से जुमा पढ़ा रहा हूँ, वही दुरूस दे रहा हूँ, तो कोई और अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। तो पाकिस्तान में आके अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने यूनिवर्सिटी के अंदर देखा तो एकदम मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। अच्छा, जब मैं यूनिवर्सिटी में आया तो अब मेरे ऊपर बोझ ये था, मैंने ACC तो किया हुआ था, तो उन्होंने मुझे एक पोजीशन तो दे दी तरबिया हेड की, क्योंकि वो मैनेजरियल पोजीशन थी। लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि यार यहाँ पे मैं सिर्फ ACC हूँ, प्रैक्टिकली मेरे पास कोई, यूनिवर्सिटी में आपको पता है यू हैव टू बी एटलीस्ट PhD और सर्टेन लेवल, आपके एकेडमिक आपकी प्रोफाइलिंग होनी चाहिए। तो फिर यहाँ पे मुझे फिर वैसे पढ़ने लिखने का मुझे शुरू में से शौक था। मैंने बताया कि मुझे शुरू से मदरसे की वजह से पढ़ने लिखने का शौक था। तो मैंने दुबई में मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफ़ी फ़ायदा उठाया। रीडिंग का मुझे बहुत शौक है, अल्लाह का शुक्र है। फिर लिखने का मुझे बहुत शौक है। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पे फिर मैंने आते ही सबसे पहले फिर अपने आप को फिर MPhil इस्लामिक स्टडीज़ किया। MPhil के बाद अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह PhD कर रहा हूँ, तो रिसर्च मेरी चल रही है। तो वो मैं यूनिवर्सिटी ने फिर मुझे पुश किया, फिर मैंने रिसर्च पेपर्स लिखना शुरू किए, बुक्स लिखना शुरू की। तो मेरा अभी यूथ क्लब में भी ज़्यादा मेरा फोकस जो है वो पढ़ने लिखने पे ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सिर्फ लेक्चर्स। यानी मेरे टॉपिक्स आमतौर पे ज़रा थोड़े से एकेडमिक नेचर के होते हैं। तो हम अगली दफ़ा जब आपसे पॉडकास्ट करेंगे तो हम डॉक्टर मुगीरा लुकमान ना इंशाल्लाह। वैसे मेरा रिसर्च पेपर अभी थीसिस चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। I want to get back to your personal journey a bit. So you married and you've got kids? Yes, माशाल्लाह। हाँ। So I would want to ask you कि मुगीरा has अभी इस सारी स्टोरी में I think so आपने बहुत conveniently सारा कुछ अपनी अम्मा पे डाल दिया। वो I think it's ये माँ का कंसर्न था। पर ये जो आप कह रहे हैं ना कि माँ को पता लग जाता है, वो क्यों था? क्योंकि कंसर्न था, तो आज क्यों नहीं पता लगता? सही कह रहे हैं। So उस सारे प्रोसेस में जहाँ पे उस माँ को मुगीरा अपनी जान से ज़्यादा अजीज है और वो उसके लिए कंसर्न है, would you want to change that family legacy for your own kids? Because हमारे ज़माने के बच्चे में और आज के ज़माने के बच्चे में बहुत फ़र्क है in terms of the way they would challenge considering the situation. So how would you shift that
और वो अकोमोडेट कैसे करोगे, बिकॉज आई थिंक हमारी जितनी भी ऑडियंस है वो है जो आज के बच्चों को डील कर रही है, वो उनको भी एहसास है कि यार हम एक ट्रांजिशनरी प्रोसेस में से गुजरे थे, बट वहाँ पे माँ बाप की कमियां शायद हम उतनी चैलेंज नहीं करते थे। आज मेरी कमी को ना सिर्फ मेरा बच्चा देखेगा बल्कि वो उससे ऑफेंड भी होगा और फिर वो आगे चैलेंज भी करेगा। हाउ वुड यू सी दैट? ये बहुत मुश्किल सवाल है और मैं समझता हूँ कि 21st सेंचुरी के सबसे बड़े मसाइल में से एक मसला जो है ना वो पेरेंटिंग है। और मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट बताऊँ मोइन भाई, मेरी अभी भी ज़िंदगी के अंदर अभी भी मैं मतलब अल्लाह ताला की मतलब मैं इसीलिए मैं अपने आप को बहुत छोटा समझता हूँ। मैं समझता हूँ अल्लाह ने मुझे हम्बल इस तरह किया कि मैं समझता हूँ मेरी वालदा ना हो तो मैं अभी भी शायद पता नहीं क्या हूँ। अल्लाह ने वालदा मेरी अभी भी बहुत ज़्यादा मेरे पर ना अच्छा वो थोड़ी सी वो पुश भी करती हैं मुझे कई जगहों पे। तो व्हाट कैन आई डू विद माय किड्स इज़ अ बिग चैलेंज। मेरी थोड़ी तबीयत थोड़ी डिफरेंट है, नेचर डिफरेंट है मैं जो खुद लाउबाली थोड़ा सा लापरवाह हूँ, मेरा लाइटर नोट। तो मेरी अम्मा इस तरह नहीं है, तो अब मैं सोचता हूँ कि पता नहीं मेरी बच्चों के लिए मैं कैसे करूँगा। और टू बी वेरी ऑनेस्ट आपकी बात दुरुस्त है कि यू हैव टू बी, यानी आपको अपनी बच्चों से एक किस्म की ग्रेस है, अल्लाह माफ़ करे, आपको यू हैव टू बी अहेड ऑफ देम इन एनी वे, इन एवरी वे। तो अगर आप थोड़ा सा भी स्लो डाउन करेंगे ना, उनकी पेस इतनी तेज़ है कि वो आपके हाथ से निकल जाएंगे। तो बड़ा मुश्किल है मेरे लिए, चैलेंजिंग है। अच्छा एक चीज़ मुझे समझ आती है जो मैं समझता हूँ कि मेरी वालदा ने मेरे अंदर बिल्ड की, और वो शायद मुझे आई एम एंकरिंग टू दैट फॉर नाउ, मैंने उस पर ज़्यादा गौर नहीं किया। वो है बेसिकली एक स्टोरीज़। मुझे याद है कि जो मुझे आज तक अपनी वालदा की जो चीज़ मुझे कई डार्क टाइम्स में मुझे जिस चीज़ ने हेल्प आउट किया था ना, वो ये था कि मेरी वालदा ना हमें कहानियाँ बहुत सुनाया करती थी। और उनकी ना हमारे साथ फजर के बाद एक कन्वर्सेशन होती थी, ऐसे हम बैठ जाते थे तो हम बताती थी अच्छा, एक तो कहानी सुनाती थी, बहुत कहानियाँ हमने सुनी है सैयदना इब्राहीम की, नबियों की कहानियाँ सारी हमने जो है ना बचपन में सुनी है। अच्छा मुझे अभी तक उनके हल्के हल्के याद है कि अम्मी ने क्या सुनाई थी। फिर यहूदियों के बारे में मुझे याद है कि मुझे यहूदियों ने, अल्लाह माफ़ करे, उनका ये मशहूर अकीदा है कि अल्लाह ताला के साथ कुश्ती की याकूब अलैहिस्सलाम ने, तो अल्लाह ताला को हरा दिया लिया अज़बिल्ला। वो कहानी मैंने उसकी मम्मी ने मुझे सुनाई थी बचपन में, मुझे अभी तक वो उसका पीस याद है। तो इस तरह की चीज़ें मुझे वालदा सुनाती रहती थी। तो एक चीज़ और मेरी वालदा ये करती थी कि जब भी कोई इशू होता, हॉट बर्निंग, मेरी शी इज़ अप टू डेट माशाल्लाह, वर्ल्ड पॉलिटिक्स भी देखती रहती हैं, चीज़ों को भी उनको शौक़ है। तो जब भी कोई मसला होता तो वो ना हमसे ज़रूर डिस्कस करती थी कि बेटा देखो आजकल ना फ़लाँ कोई बड़ा इंसिडेंट हुआ, देखो फ़लाँ की ज़िंदगी में फ़लाँ म्यूजिशियन ने सुसाइड कर ली फॉर एग्जांपल, देखो म्यूज़िक जो है लोग ये करते हैं। उस ज़माने में कोई समझ नहीं आती थी क्या बातें कर रही हैं, क्योंकि हम लोग इतना सुनते भी नहीं थे, म्यूज़िक का इतना शौक, वो ए लेवल्स में जाके म्यूज़िक थोड़ा बहुत सुनना शुरू किया था, उससे पहले कोई तसव्वुर ही नहीं था। तो वो म्यूज़िक क्या होता है। फिर मुझे याद है कि मैं ग्रेड 7 में था, पोर्नोग्राफी के ऊपर मेरी वालदा ने एक दफ़ा एक आर्टिकल लिखा इंग्लिश में ना, तो मुझे कहा कि तुम ऐसा करना, जाके ना स्कूल के अंदर ना अपने मुख्तलिफ जो है ना वो सॉफ्ट बोर्ड पे लगा देना। तो मैंने किया, मैंने जाके कॉपीज अम्मा ने दी मुझे, मैंने पकड़ के डाल दिया। अच्छा मुझे खुद पता नहीं था पोर्नोग्राफी ऐसा है क्या, आई लिटरली न्यू, अम्मा ने बस मुझे थोड़ा बहुत आइडिया मुझे उस बारे में बताया। तो मुझे याद है कि ये जो कन्वर्सेशंस थी ना अम्मा की, कि मुझे ना जब भी कोई बुराई की थी ना, मुझसे गलती होती थी, तो मुझे एक चीज़ का एहसास होता था कि यार ये चीज़ ना गलत है, मुझे नहीं करना ये। तो ये जो एक फीलिंग एटलीस्ट आप अगर बच्चे को ये दे देना, ऑब्वियसली शी कैन नॉट बी ऑन मी 24/7, लेकिन एटलीस्ट ये एक फीलिंग अगर आप यानी मैं जो काम कर रहा होता था ना, मुझे पता होता था बुरा है और मैं उसको सही नहीं समझता था, लेकिन मैं फिर भी कर रहा होता था। लेकिन एटलीस्ट ये होना, अभी देखें अभी बच्चों को तो अल्लाह माफ़ करे वो यानी वो तो आर्ग्यू करते हैं, वो कहते हैं अम्मा इसमें क्या मसला बता, भाई आप हमारे ऊपर बोल रहे हैं, मेरा ऐसा मसला नहीं था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ अम्मा जी ने ना मेरे अंदर, कुछ जगहों पे अम्मा जी ने बड़ी हमें, मेरी थोड़ी फैमिली ना टू बी वेरी ऑनेस्ट रिलीजियस लोग कई समझते हैं काफ़ी लिबरल भी है कई एतबार से। मेरी बहनों को फ़ैशन का बहुत शौक़ है, मेरी बेगम को बहुत फ़ैशन का शौक़ है, अगेन निकाब और पर्दे के अंदर ही, लेकिन निकाब और पर्दे के अंदर वो वेस्टर्न फ़ैशन, अगेन वो कोई प्राउड समथिंग नॉट टू बी टू मच प्राउड ऑफ, लेकिन एटलीस्ट वो उनको आज़ादी है कि यार तुम करो, इजाज़त, उस पर थोड़ा सा समझाती हैं कि ना करो, देखो हमें ईस्टर्न ड्रेस भी जाना चाहिए, लेकिन वो बस करती हैं, तो फिर उनको इतनी सख्ती नहीं की जाती उस पर। तो थोड़ा सा एक ब्रीदिंग की भी थोड़ी सी हमारे स्पेस है, ब्रीदिंग की भी, लेकिन इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि एक जो है ना अम्मा जी की जो कन्वर्सेशंस हैं, और एक चीज़ को जो मैंने इंटेलेक्चुअली आप समझ लें कि आइडियोलॉजिकली जो उन्होंने हमारे अंदर चीज़ें डाली हैं ना, वो बहुत चीज़ें मैटर करती हैं। मैं एक छोटी सी आपको मिसाल देता हूँ, और दीन के अंदर ना, और ये आती हैं चीज़ें मोइन भाई इल्म के साथ, जब आप इल्म, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ख़ानदान जो कि इल्मी ख़ानदान है, उलमा स्कॉलर्स हैं, तो मेरे नाना वो खुद थोड़े से ओपन ज़हन के, इस तरह फ़िक़्ह के अंदर उनका उसूल फ़िक़्ह माशाल्लाह उनका बेसिक सब्जेक्ट है, तो फ़ुक़हा जो होते हैं ना उनके अंदर आमतौर पर नरमी पाई जाती है एज़ कम्पेयर टू दूसरे, वो नरमी कई दफ़ा आपको नरमी चीज़ें, मिसाल के तौर पे मेरे पास एक बंदा आया, एक भाई आया, तो बड़ा परेशान था अपनी बेटी के बारे में कि जी वो 8-9 साल की बेटी है, 10 साल की बेटी है, स्कूल में जा रही है, वो भाई मैं बड़ा परेशान हूँ जी, क्या मसला है जी। उसके ना नाखून लंबे रखने का उसको बहुत शौक़ है, और ना वो बच्चियों को शौक़ होता है। तो मेरा उसके साथ बड़ा, मैंने उसको एक दफ़ा डांटा भी, मैंने कहा उसको, मैंने उसको सख्ती से किया हुआ कि तुमने नाखून नहीं लंबे रखने हैं, और ये देखें मुगीरा भाई नाखून, ये देखें ना हमारी दीन के थे।
तो अच्छा सुनता रहा, मैंने उससे कहा, मैंने कहा यार आप बढ़ाने दें नाखून, क्या मसला है? कहते क्या मतलब? वो हैरान हो गए एकदम। तो मैंने कहा आप देखें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 दिन की इजाज़त दी है, तो 40 डेज़ यानी वो क़ितलना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल ने हमें 40 दिन के लिए यानी मोहलत दी है कि उसके बाद फिर गुनाह। मैंने कहा 40 दिन तक अगर एक लड़की एक बच्ची जो है अपने नाखून लंबे रखती है तो आप रख लें, तो उसको शौक पूरा करने दें, क्या होगा, फ़र्क पड़ेगा? तो वो कहता है तो हाइजीन। मैंने कहा हाइजीन के बारे में आप उसको बताएं। मैंने कहा आप उसको कहें बेटा मसला कोई नहीं, आप रख लो, लेकिन हाइजीन देखो गंदगी चीज़ है, पसंद नहीं। लेकिन अगर वो साफ़ रखती है, शी टेक्स केयर ऑफ इट, और जिस तरह ख़वातीन करती भी हैं, तो भैया आप उनको 40 दिन तक की इजाज़त दे दें। हाँ, वैसे आप उसको बताएं कि बेटा हमें उनके स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करना, लेकिन देखें एक चीज़ की अगर अल्लाह ने इजाज़त दे दी है ना, तो हाँ ठीक है, वो शायद इतनी आइडियल ना हो, लेकिन आप उस पर जब अननेसेसरी सख्ती करेंगे ना, तो वो हराम के दरवाजे खुलेंगे, वो एक रिबेलियस नेचर आएगी। मुबाह पर अननेसेसरी सख्ती करना, वहाँ पे आपको हराम की तरफ लेके जाती है चीज़ें। तो जहाँ पे अल्लाह ने दी, हाँ आप ये कहें कि आइडियली बेटा नहीं है, आप उनको कन्विंस कर दे, बट नहीं होती तो आप उसको स्पेस दें। वो बड़ा हैरान हुआ मेरी इस बात से, क्योंकि ही वाज़ नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। कहता है वाकई? मैंने कहा जी आप जाके कह सकते हैं। तो वो कहता है मैं अपनी बेटी से, मेरी बड़ी इस पर जो है ना वो बैक एंड फोर्थ होती है, तो नाखूनों के मसले पे। अब जब इस तरह का जब आप मतलब मैं आपको जस्ट टू गिव यू एग्जांपल, तो हमारे फैमिली के अंदर ये इस तरह की चीज़ होती थी कि बेटा अब जैसे मूवी, अब मुझे मूवीज़ को बहुत शौक पड़ गया था, एक बार मैं बिंज वॉचिंग भी की थी। अम्मा जी को पता था मैं मूवीज़ देखता हूँ, फिल्में, और वो टॉरेंट्स होते थे, आप पता वो लगाए होते थे, मैंने 6 वीडियो मूवीज़ लगाई हुई थी डाउनलोडिंग पे। मेरी अम्मी ने मुझे एक बात की थी, बेटा चलो पसंदीदा तो नहीं है, लेकिन एक चीज़ कर लो कि जब इस तरह का सीन आया करे ना, तुम उसको कवर करें, वो ना देखा करो। हमारे यहाँ ये ट्रेंड था कि हम बहन भी मूवी देखते थे, हमने ना चीज़ रखी होती थी साथ, कोई पेज ही, जैसे कोई किसी का सीन आया वो आगे रख लिया। अब अगेन दैट्स नॉट आइडियल, अगेन कंप्लाइंट, अगेन मैं समझता हूँ कि इसके अंदर आपको बंदा हंस रहा होगा यार ये क्या बकवा, लेकिन एटलीस्ट ये ना एक सेंस ऑफ ये थी कि बेटा जो है ना, जो अल्लाह ने कुछ हुदूद रखी है ना, उनको क्रॉस नहीं करना। हाँ बाकी जहाँ पे परमिसिबिलिटी है वहाँ पे आप थोड़ा सा पुश कर सकते हैं। हाँ दैट्स नॉट आइडियल, अगेन आई वोंट रिकमेंड दैट टू एनीवन, लेकिन जब आप इस तरह की कन्वर्सेशन बच्चों के साथ करते हैं ना, बच्चों को थोड़ा फील होता है कि दीन जो है ना, मैं आपको सीधी सी बात बताऊँ अरसलान भाई, लोगों का ना दीन के बारे में इनसिक्योरिटीज़ होती है, ये मेरा तजर्बा है। लोग बहुत ज़्यादा दीन के बारे में क्यों नहीं आते, उनको बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ होता है, शैतान ये इनसिक्योरिटीज़ क्रिएट करता है। मैं पिछले दिनों कुरान मजीद की आयत पढ़ा था कल, और मैं हैरान हो गया था, शैतान ने बेसिकली अल्लाह के बारे में इनसिक्योरिटीज़ क्रिएट की थी। देखिए फवस्वसलहुमा शैतानु लियुब्दिया लहुमा मा बुरिया अन्हुमा मिन सौआतिहिमा वक़ाल मा नहाकुमा रब्बुकुमा अन हाज़िहि शजरति इल्ला अन तकूना मलकैनि व तकूना मिनल खालिदीन। सूरह आराफ में अल्लाह क्या फरमाते हैं कि उसने कहा कि आदम अलैहिस्सलाम को कि अल्लाह ताला तुम दोनों को इसलिए रोक रहा है कि कहीं तुम फरिश्ते ना बन जाओ, ये हमेशा, यानी इन अदर वर्ड्स अल्लाह के बारे में इनसिक्योर। अल्लाह डजंट वांट यू टू प्रोग्रेस इन फैक्ट, इनसिक्योर कर दिया अल्लाह के बारे में। अच्छा एग्जैक्टली यही चीज़ क्रिएट की अल्लाह के रसूल के बारे में शैतान ने। कुफार मक्का को अल्लाह के रसूल के बारे में इनसिक्योरिटी थी, भाई ये हमारी चौधराहट चली जाएगी, हमारी ये चीज़ें चली जाएंगी, हमें बहुत कुछ कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी, हमारी ज़िंदगी पता नहीं बड़ी टफ हो जाएगी, इनसिक्योर कर दिया। दीनदारों के बारे में भी हमारे लोगों की इनसिक्योरिटी, पेरेंट्स के बारे में इनसिक्योरिटीज़ कहते हैं, वो कहते हैं जी वो बच्चा हमारा पता नहीं कहीं ना ले जाएं, अल्लाह माफ़ करे किसी वो तालिबान ना बना दें उसको, इस तरह की इनसिक्योरिटीज़ है। यानी दे थिंक के दीन में आने की वजह से हमें बहुत कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी, हमें पता नहीं क्या बनना पड़ेगा, सुभान अल्लाह। लेकिन उनको नहीं पता कि इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूली इज़ा दअाकुम लिमा युहयीकुम, यानी दीन तो वो है जो तुम्हें ज़िंदगी देगा, सुभान अल्लाह। तो जब इंसान को ये पता चलेगा ना दीन हैज़ टू ऑफर अ लॉट, यानी दीन हमसे बहुत कम डिमांड करता है, हमें देता ज़्यादा कुछ है, तो इंसान की इनसिक्योरिटीज़ कम होती हैं। तो दीन के बारे में बच्चों की, हमारी भी जनरली वो समझते हैं दीनदारों के पास जाके बहुत मुश्किलात हो जाएंगी हमारे पास, हमें बहुत कुछ, हमारी प्रोग्रेस रुक जाएगी, हम ये नहीं कर सकेंगे, हम वो नहीं कर सकेंगे, हम ये नहीं कर सकेंगे। तो वो चीज़ें अगर हम इस तरह की थोड़ी सी अगर बच्चों के साथ कन्वर्सेशंस करें, कम्युनिकेशन करें, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है, अगेन दिल अल्लाह के हाथ में, बट एटलीस्ट टू सर्टेन एक्सटेंट मैं समझता हूँ कुछ ना कुछ फ़ायदा हो सकता है। इससे जो मुझे बात समझ आ रही है ना, लाइक इट हैपेंड विद माय फैमिली एज़ वेल, कि बहुत सारे काम गड़बड़ होते थे, पर देयर सम आप यू नीड टू लर्न टू फाइट योर बैटल्स। एग्जैक्टली, जैसे मेरे घर में नमाज पे कोई चॉइस नहीं थी, ज़बरदस्त, कुछ ना कुछ रेड लाइंस आपको क्रॉस कर लेना, कुछ भी हो जाए बेटा नमाज नहीं छूट सकती, तो उस पे ज़ीरो टॉलरेंस थी। लेकिन देन फॉर एग्जांपल ये म्यूजिक वाला जो पार्ट है या जो मूवीज वाला पार्ट है, वो अम्मा को पता भी होता था, और वो जो आप कहते हैं ना कि अम्मा को पता लग जाता है, तो वो फॉर एग्जांपल बिहाइंड एनिमी लाइंस भी देख रहे हैं ना, पूरी मूवी क्लियर है और एक सीन बैड है, तो अम्मा उसी वक्त नाजिल होती है और मैं कहता ये तो एंड शी वुड बी लाइक मैंने कुछ कहा बेटा देख, खुल के देख। अब ये जो चोट वो लगाती थी ना, ये शायद ज्यादा इफेक्टिव होती एज कम्पेयर टू कि मुझे किसी डब्बे में बंद करना शुरू। मेरी अम्मा क्या करती थी, दरवाजा खोलती थी, देख के ना अम्मा देख लिया, उसके बाद ना बंद कर देती थी, बस वो जो लुक होती थी ना एक, बस दैट वाज इनफ फॉर इट, सुभान अल्लाह। एंड आई थिंक ये जो नमाज वाला पार्ट है ना, आई थिंक वो आजकल पेरेंट्स, क्योंकि उसके लिए देखिए फजर के लिए बच्चे को उठाने के लिए खुद भी उठना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, सही कह रहे हैं, उसके स्कूल जिस वक्त वो वापस आ रहा है तो वो जोहर पड़ेगा, अगर वो फौरन सो गया तो असर के लिए कैसे करना है, ओनरशिप। बट अगर आपने उस पर रेड लाइन लगाई हुई है ना, एंड उस पर बच्चा कायम है, तो इवेंचुअली ना उसकी दीन
उसके अंदर आने के ज्यादा चांसेस कंपेयर टू मैं आपको हम रेड लाइन अब वो नाखूनों पे लगा दो किसी को भी नमाज पे अच्छा मैं वो बताऊँ ये मेरे साथ भी ऐसे था। मेरी नानी जो है, मेरी नानी माशाल्लाह दीनदार बहुत है, तो मेरी नानी ने, मैं जब नानी के पास रहता था यहाँ पे, तो मेरी नानी ने ये रेड लाइन रखी हुई थी नमाज के बारे में, फजर की खास तौर पे। तो उन्होंने, मेरी अक्सर फजर लेट हो जाती थी, मैं लेट आता था रात को दोस्तों की वजह से या किसी जगह पे, तो नानी जान मेरी, हमारे यहाँ जल्दी सोने का रुझान, 9 बजे दरवाज़ा बंद हो जाता था। अच्छा नानाबू मेरे सख्त है इस बारे में, दरवाज़ा बंद कर देते थे 9 बजे। उन्होंने कहा बेटा, अच्छा जो भी बंदा, इवन मेरे मामू शादीशुदा मैरिड है, आज भी 9 बजे दरवाज़ा बंद होता है नानाबू माशाल्लाह। और अगर किसी ने आना तो उसके बाद वो टापना पड़ता था उसको दीवारों से। और मेरे नानाबू ना गन रखते हैं अपने पास, उनको ना और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, मेरी नानाबू गन को लॉक नहीं लगाते। और वो इसलिए नहीं लगाते हैं कि वो कहते हैं कि बेटा, उनको ना थोड़ा सा डिप्रेशन है, तो वो कहते हैं कि बेटा मुझे ना स्ट्रेस के अंदर ना मुझसे गन अनलॉक नहीं होगी, इसलिए वो यानी उनके गन उनके पास पड़ी होती है, माशाल्लाह उनके पास लाइसेंस्ड गन है, तो उन्होंने रखी होती है अपने पास। तो वो ना, अच्छा हुआ कई दफ़ा ऐसा कि मैंने टापा हूँ, एक दफ़ा बल्कि मेरे साथ सीन हुआ है, मैं ऊपर से ना टापा हूँ तो धड़ाम के नीचे आवाज़ आई, मुझसे नहीं बैलेंस हुआ तो मैं ज़मीन पे गिरा। वो नाना उठ के, नाना का कमरा भी आगे बिल्कुल साथ है दरवाजे के साथ ना, तो मैं हुआ तो अब मैं खामोश, तो नाना कहते कौन है। अब मैंने कहा मैं बताया तो डांट पड़ेगी कि रात को 10-11 बजे दोस्तों के साथ। अच्छा मेरा कमरा जो है ना बिल्कुल दरवाजे के साथ, कमरे के अंदर ना बिल्कुल सामने था, तो मैं आराम से चल के वहाँ से निकल जाता था, किसी को पता ही नहीं चलता था। अच्छा वो जो उन्होंने कहा जी कौन है, मैं खामोश। अच्छा नाना को समझ आई कि ये लगता है कोई चोर है, वो गन लेके बाहर आ गए। अब वो अंधेरा था रात को, मैंने नाना वो जो डांटा, उन्होंने कहा अल्लाह के बंदे बोल तो सही, उन्होंने कहा मैं फायर कर दूं, पता नहीं होता चलेगा यार तुम, सुभान अल्लाह। तो इस तरह होता था। तो अच्छा एक और चीज़ मेरी नानी जान ने मुझे कहा था कि बेटा फजर की नमाज़ तुम्हारी ख़राब नहीं होनी चाहिए। और हुआ ये कि एक दफ़ा मेरी ख़राब हुई, दूसरी दफ़ा ख़राब हुई, तीसरी दफ़ा उन्होंने कहा बेटा अब ख़राब हुई ना, नाश्ता नहीं मिलेगा। एंड लिटरली फॉर मल्टीपल टाइम मुझे नाश्ता नहीं दिया उन्होंने कहा बेटा आज नाश्ता नहीं मिलेगा। और दैट वाज क्लियर नो कि यार जिस दिन आपकी फजर की नमाज मैं कहता मैं मस्जिद पढ़ी नहीं, जमात के साथ, एक है मस्जिद में पढ़ लूँ। और मैं जब मस्जिद में जाता था, नाना बू वहाँ पे मौजूद होते थे, कहते थे हाँ तू लेट आया ना, उसी वक्त ही सारों के सामने मस्जिद के अंदर वो शुरू हो जाते थे। तो मुझे ये था कि ये रेड लाइन जो आपने कहा ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ जगहों में बच्चों को पता होना चाहिए कि ये ज़िंदगी, और मैं कहता हूँ नमाज, इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बहुत बड़ी बड़ी बुराइयों से अगर बंदा नमाजी है ना, अल्टीमेटली अल्लाह उसको गंदगी से निकाल देते हैं। ठीक है वक्ती तौर पे चलता है, लेकिन अल्लाह ताला उसके साथ नेमत करते ही हैं, रहम करते हैं उसके ऊपर। कुछ ना कुछ रेड लाइन्स हमें रखने की ज़रूरत है। अजीब। शेख ये बताएं, नाउ दैट यू नो माशाल्लाह यू स्पोकन एट सो मेनी प्लेसेस, कॉन्फ्रेंसेस, ये वो, डू यू गेट नर्वस? बहुत। अरे बहुत सारे लोगों को लगता है ना, यू नो विद लॉट ऑफ अस कि यार इट्स सेकंड नेचर, कि बस जाए जाके टॉक देके आ जाए, क्या मसले की बात है। नहीं मैं बहुत नर्वस होता हूँ, और सुभान अल्लाह बस ये होता है कि अच्छा मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जो ऑडियंस, आप लोग भी माशाल्लाह स्पीकर्स हैं, आपको पता होगा, ऑडियंस जितनी करीब होती है ना उतना ज़्यादा बंदा नर्वस होता है। जितना ऑडियंस दूर होती है ना, और जितना मतलब अगर आप किसी बहुत बड़े अरीना में बोल रहे हैं ना, उसमें नर्वसनेस कम होती है, क्योंकि उसमें आपकी ना लोग आपको ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे होते। तो आपको पता होता है लोग बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ आई थिंक मेरे साथ एक्सपीरियंस ये है। लेकिन जब मेरे साथ कोई बिल्कुल साथ ऐसे आसपास बैठे होते हैं ना, तो मेरी नर्वसनेस ज़्यादा बढ़ जाती है। नंबर 2 ये है कि शुरू में नर्वसनेस बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जब आप बोलना शुरू करते हैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता नर्वसनेस कम हो जाती है। तो लेकिन तीसरी चीज़ एक बड़ी इंटरेस्टिंग ये है कि मेरे लिए जिस दिन मैंने पहले दिन जब लेक्चर की तैयारी की थी ना, जिस दिन बंदा टेंशन में आके और नर्वस होकर बंदा तैयारी करता, आज भी मुझे उसी नर्वस के साथ तैयारी करनी पड़ती है। और मेरे लिए बड़ी अच्छी, मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी बात है ये, क्योंकि एटलीस्ट जो है ना, कई दफ़ा मुझे कुछ स्टेटमेंट्स याद करनी पड़ती हैं, लोगों को नहीं पता इस बात का, एंड पीपल डोंट थिंक। बल्कि एक किताब है, मैं पिछले दिनों, आप गए होंगे एक्सपो में, पिछले दिनों मैं गया था, एक किताब मिली है मेहदी हसन की। अगरचे बंदा इतना पता नहीं पसंदीदा है कि नहीं, मेहदी हसन बड़ा जर्नलिस्ट है, मशहूर है जज़ीरा का। तो उसकी ये है कि हाउ टू विन एवरी आर्गूमेंट, ये बड़ी मशहूर किताब है, पिछले दिनों ख़त्म मैंने पढ़ी है 2 दिन पहले। कुछ क्लिप्स भी इसके चलते रहे बिल्कुल। हाँ, तो ये जो किताब है, इसके अंदर जो मेहदी हसन ने ना, मैं हैरान हो गया था। वो बहुत एलोक्वेंट स्पीकर है, यानी अगर आप देखें बहुत तेज़ बोलता है, और वो ही डजंट यू नो, हाँ बहुत टॉप ऑफ द लाइन है वो इस चीज़ में एटलीस्ट। तो मैं हैरान हो गया अरसलान भाई जब मैंने उसका बैकग्राउंड, द थिंग दैट एक्चुअली मैं बड़ा इंप्रेस हुआ, उससे पहले भी था, उसके बोलने से तो इंप्रेस होता ही है बंदा, लेकिन द अमाउंट ऑफ होमवर्क दैट ही डज, और बाकायदा लिटरली वो याद करता है अपने सेंटेंसेस को। आई डिडंट नो, वो कहता है कि मैं अपनी कई स्पीचेस को याद करता हूँ। कहता है जितनी छोटी स्पीच होती है 10-15 मिनट की, मैं लिटरली लर्न दोस, आई मेमोराइज देम। और कहता है मैं यानी उसके सामने खड़े होके, शीशे के सामने खड़े होके, मैं कहता है आपस में देखता हूँ कि मेरे यानी हाथों के एक्शंस क्या हैं, वो सारे सुभान अल्लाह। तो यानी इंसान, हम समझते हैं कि यार कैमरे के सामने बोल रहा है, पता नहीं इसको तो बड़ा कुछ है, लेकिन द अमाउंट ऑफ, अच्छा मैं इसी से बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुआ, तो बहुत द अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क, और जितनी आप मेहनत करेंगे ना।
अच्छा, आई थिंक that's very important because ये जो स्पेशली यूट्यूब और सोशल मीडिया ने किया ना, एवरीबडी सीज द ग्लैमर एंड नोबडी सीज कि यार लोग कितनी जो लोग हैं अक्सर लोग बहुत एफर्ट कर रहे होते हैं उसके पीछे, एंड देयर इज अ ट्रांजिशन टू इट, यू नो हाउ, यानी इवन एट यूथ क्लब आई थिंक ज़िया भाई एंड अदर्स जो शुरू से हो रहा, आप सभी, यानी एक बड़ी जर्नी है दीन के बारे में ना। अरसलान भाई, दीन के बारे में हमें ज़्यादा हसास होना पड़ता है, लेकिन दीन के अलावा जो मटीरियल है ना, तो वहाँ पे आपका फोकस सिर्फ ये है कि अम्यूज़ करना है अगले को। लेकिन ये जो दीन है ना, यहाँ पे अल्लाह की बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके सर पे आती है। मैंने आपको बताया, मेरे लिए खासतौर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, क्योंकि मुझे लोग अब समझते हैं कि आपने मदरसे पढ़ा हुआ है, तो मुझे तो अब इस बात का भी बड़ा मसला है मेरे मुँह से अरबी गलत ना निकल जाए, और मुझे बड़ा मसला होता है इस चीज़ का। तो यानी ये अल्लाह की तरफ से भी जिम्मेदारी, आप नबी के, सीधी सी बात है, स्टेज पे बैठे हुए हैं, ये नबी का, आप एक आलिम के इस जगह पे बैठ के आप बोल रहे हैं, और आपसे वाकई एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए ऐसी। तो शेख, मैं आपसे एक थोड़ा सा टेढ़ा सवाल तो नहीं करना चाहिए, बट फॉर आवर ऑडियंस दैट एनी, माशाल्लाह दिस इज़ अ ग्रुप ऑफ ब्रदर्स एट यूथ क्लब, ज़िया भाई, तोहा, मोहम्मद अली, आप हैं, ज़ीशान भाई हैं, बहुत सारे और भी आप उसमें, ठीक है। मुझे लगता है, आप ना करेंगे शायद इसको, कि इन टर्म्स ऑफ इल्म, ठीक है, you've had the most rigorous journey and you know अल्लाह ताला कबूल करे। In terms of another criteria which is a criteria today, fame, ठीक है, you fall behind a lot of them, ठीक है। And why am I asking this? Have you ever felt that? And you know, बहुत सारे लोग हमारे जो है ना, बस YouTube व्यूअरशिप को देख के ना बस दुखी हो जाते हैं कि यार कुछ हुआ ही नहीं, कि जी वो उनको तो मिलियन व्यूज़ मिल गए, मेरे पे 10,000 व्यूज़ हैं, इतने हुए। उसको आप कैसे, यानी अगर फील होता है कभी, कैसे कोप अप करते हैं, क्या चीज़ है, क्या जहन में होना चाहिए, क्या नियत होनी चाहिए? नहीं, बहुत अच्छा आपने बहुत ज़बरदस्त सवाल पूछा है। बिल्कुल ऐसे है, इल्म के हवाले से तो चलें, मुझे नहीं दावा करना चाहिए, लेकिन अल्लाह ने मुझे मौका दिया, जो मैं बाकायदा मदरसे से पढ़ा, बाकियों को अल्लाह ने मौका नहीं दिया, मेरे पर बड़ा एहसान है अल्लाह का। इन टर्म्स ऑफ व्यूअरशिप आई डू फील समटाइम्स, हाँ वाकई बड़ा आता है फ़र्क, कई दफ़ा बल्कि बड़े फ़नी भी होते हैं, कि बड़ा क्लियर नज़र आता है जब हम लोग मिल के लेक्चर्स देने जाते हैं, तो एक बड़ा स्ट्राइकिंग डिफरेंस होता है उनकी ट्रीटमेंट और प्रोटोकॉल का और मेरी ट्रीटमेंट के साथ। बल्कि मेरे साथ ये हुआ कि मोहम्मद अली और मैं एक जगह टॉक देने गए थे किसी आउट ऑफ सिटी में, तो हुआ ये कि अच्छा हम दोनों की तस्वीर लगी हुई है, तो हम दोनों की तस्वीर लगी है, तो अच्छा अब सारों को पता है जी, अच्छा जो बुलाने वाले उनको पता है कि 2 भाइयों को बुलाया, अच्छा देखने वाले हैं वो सिर्फ एक को शायद एक्सपेक्ट कर रहे थे तो वो अली भाई को एक फ्लावर पकड़ाया, बुके पकड़ा के चले गए अंदर, मैं देखी जा रहा हूँ, मैंने कहा चलो यार अंदर चलते हैं। अच्छा फिर हुआ ये कि मेरे साथ आगे ना बड़े फ़नी ये चीज़ हुई कि हम उसके अंदर एंटर होना शुरू हुए, तो वो जो कैमरा मैन था उधर किसी यूनिवर्सिटी का, मुझे यूनिवर्सिटी याद नहीं है, तो वो अली भाई का शायद फ़ैन ज़्यादा था या उसको मेरा पता ही नहीं था तो यानी वो उस बेचारे ने ना लिटरली वो वीडियो बना रहा है पीछे पीछे, तो ना अच्छा मैं पीछे चल रहा हूँ, मैं थोड़ा पीछे हो गया, मैंने कहा चलो यार उसकी बना ले, तो अच्छा मैं तो किसी जगह आगे चल रहा हूँ, मैं थोड़ा सा करीब आया ना, तो कहते सर 1 मिनट ज़रा आप थोड़ा पीछे होइएगा तो मैंने कहा जी ठीक है। वो कह रहे कि ये साथ कोई ऐसे ही बंदा है, तो ज़रा यार मैं काम कर रहा हूँ, थोड़ा साइड में हो जाए, मैंने कहा ठीक है यार। तो इस तरह होता है कई दफ़ा। अच्छा अरसान भी मैं समझता हूँ कि मैं अपने लिए इसको खैर समझ, मुझे होता है बंदे को एहसास होता है कि यार अहमियत, एक स्ट्राइकिंग डिफरेंस आना है, सीधी सी बात है, लेकिन मैं समझता हूँ मेरे लिए ये बहुत अच्छा है, मुझे अल्लाह हम्बल करते हैं इस तरह ना, और मैं अपने आप को, मेरी बड़ी इस्लाह होती है इस चीज़ से, जब इंसान को ना, वरना तो अल्लाह माफ़ करे, जब इंसान को बहुत प्रेज़ मिल रही होती है ना, इंसान तो अल्लाह माफ़ करे फ़िरौन बन जाता है फिर तो कई दफ़ा मैं समझता हूँ कि ये चीज़ मेरे लिए शायद अच्छी है इन मैनी टर्म्स, इन मैनी वेज़, कि मुझे अल्लाह हम्बल करता है, और मेरे साथ कई ऐसे वाक़यात इस तरह के होते हैं ना, तो मुझे बड़ा अपना मुहासबे नफ्स करने की तौफ़ीक भी मिलती है, और मुझे अपने आप से कन्वर्सेशन करने का मौका मिलता है। और यकीन करें जब इंसान को दूसरे लोग बहुत ज़्यादा प्रेस करते हैं, तो बाज़ वक़्त इंसान अपने आप से नहीं कन्वर्सेशन करता और अपने आप को पूछता। जनरली मैं ये भी कहूँगा कि मैं थोड़ा सा सोशल मीडिया या इस टाइम जो कैमरे के सामने क्या चीज़ बिकती है उसका मुझे अंदाज़ा हो गया। यानी अगर आप मुझे कहेंगे ना कि यार कोई मशहूर होना, मुझे लगता है कि मुझे इतना मुश्किल नहीं है मेरे लिए मशहूर होना। यानी अब मैं लोगों को देखता हूँ आसपास, कई स्पीकर्स को देखता हूँ कि वो कैसी बातें कर रहे हैं, और वो जो कुछ चीज़ें बयान कर रहे होते हैं जिसकी वजह से लोग बड़ा एक वाव इफेक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं ना, उससे कई दफ़ा मुझे चीज़ें पता चल रही होती हैं कि मैं ये भी बड़ी, इससे मैं बहुत सी अच्छी चीज़ें बयान, इस तरह की बहुत सी और चीज़ें बयान करता हूँ, लेकिन फिर मुझे ना अपने आप से थोड़ी घिन आना शुरू होती है कि यार मैंने सिर्फ व्यूअरशिप के लिए मैं ये करूँ, यानी इफ़ आई वांट टू टेक व्यूअर्स तो मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। सुभान अल्लाह, मैं आपको बताऊँ, मैं कल रात सुभान अल्लाह वो सूरतुल मुनाफिकून की आयत मैं कल उस पर रिफ्लेक्ट कर रहा था, वइज़ा रअयतहुम तुअजिबुका अजसामुहुम व यक़ूलू तस्मअ लिक़ौलिहिम कअन्नहुम खुशबुम मुसन्नदा। अल्लाह ताला ये ना मुनाफिकीन को कहते हैं कि अगर आप उनके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके जिस्मों को देखें ना, बड़े खूबसूरत, बड़े ताकतवर और बड़े जिसे कहते हैं ना, या फिर आप समझ लें खुशहाली उनके चेहरों में नज़र आती है, उनकी ज़ुबान जो है ना वो बड़ी बज़ाहिर आपको एलोकेट नज़र आती है,
लेकिन इटसेल्फ वो खुश लकड़ी की तरह है, यानी सब्सटेंस नहीं है, अल्लाह माफ़ करे। तो आजकल सोशल मीडिया के दौर के अंदर अल्लाह माफ़ करे मेजॉरिटी मैं स्पीकर्स को देखता हूँ कि वो बहुत अच्छा बोलते हैं, एलोक्वेंट है, कहानियाँ बहुत सुनानी आती हैं उनको अम्यूज़ करना आता है, वाव इफेक्ट करिए, जैसे कि हदीस में आता है ना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में 2 लोग आए थे और आके ना उन्होंने अपनी ज़ुबान से, अपनी स्पीच से ना लोगों को ना सहर ज़दा कर दिया, और अल्लाह के रसूल वहाँ से गुजरे और आपने देखा और कहा कि इन्न मिनल बयान लसिहरा, और आप भी बड़े इंप्रेस हुए, आपने सुना वो जिस तरह बोल रहे थे, सुभान अल्लाह। यानी कुस्सास हमारे यहाँ तारीख़ के अंदर लोग थे बाकायदा, दे यूज्ड टू टेल स्टोरीज, और उनको बहुत ज़्यादा कमाते थे, यानी इट्स एन एलोक्वेंस, यानी ज़ुबान जो है ना और रेट्रिक जो है जिस बंदे को आता है वो कमाल है। और बड़े बड़े ये आप देखें, मैं माल्कम एक्स वगैरह को अगर आप देखें जिस तरीके से अपनी जो स्पीच के ऊपर मेहनत करते थे, फिर ये दी आर्ट ऑफ रेट्रिक जो है पूरी एरिस्टोटल की बुक भी है, तो मैं बड़ा, और ये ख़ासतौर पे ये जो मेहदी हसन की मैंने पढ़ी ना, तो लेकिन मुझे ना फिर घिन आती है इस चीज़ से कि यानी सब्सटेंस, और यकीन करें वी आर लिविंग इन द एज ऑफ नॉवेल्टी, यानी हर जगह ना आपको कोई नई बात करनी है, तब आप लोगों को कैप्चर करेंगे। और वो बेचारा जो कुरान और सुन्नत की बात कर रहा है ना, बेसिक बात कर रहा है, यानी वो बंदा ना, यानी दे डोंट गेट इम्प्रेस्ड बाय दो। और मैं समझता हूँ हम जैसे लोगों ने ना, अरसलान भाई अल्लाह माफ़ करे, मैं अपने आप को खड़ा करता हूँ, हम लोगों ने लोगों का ना थोड़ा सा माइंडसेट ऐसा बना दिया कि अनलेस एंड अनटिल आप कोई ऐसी बड़ी आउट ऑफ द बॉक्स कोई चीज़ नहीं ना बताएंगे, लोग इंप्रेस नहीं होते। यानी हम कुरान से अब आजकल एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुरान शुड अम्यूज़ अस, अल्लज़ीन युमिनून बिल-गैब, यानी है ना, अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, ये हमें इंप्रेस नहीं करती। हमें कोई बहुत साइकोलॉजी, कोई सोशियोलॉजी, कोई बड़ा ना, कोई जो है ना साइंस की कोई साइंटिफिक मिरेकल निकाल के दिखाओ तो हम वाओ इफेक्ट होगा तो हम कुरान से अम्यूज़ होंगे, वरना अकीमुस्सलात आतुज़ ज़कात, तज़किया नफ्स और बेसिक बात, झूठ ना बोलो, अल्लाह के साथ नाशुक्री ना करो, शिरक ना करो, तौहीद, ये हमें इंप्रेस ही नहीं करती, अल्लाह माफ़ करे। और मैं समझता हूँ हम लोगों ने ये गलत चीज़ें सेट की हैं, हमने कुरान से ना गलत एक्सपेक्टेशन लोगों की सेट कर दीन के बारे में, कि आज एक बेचारा एक सादा एक आलिम दीन इतनी कुरान हदीस की बात करो तो हम कहते हैं यार कोई नई बात बताओ, ये क्या बात है, ये तो 10 दफ़ा सुन तो पहले ही पता है। कुरान मजीद 95% वो वाली बातें करता है जो सारों को पता है, सीधी सी बात है। कुरान किसी जगह यूज़ नहीं करता, ये अल्लाह ताला का वैसे करम है, ये अल्लाह की शान है कि अल्लाह के कुरान का एजाज़ है कि हर बंदा इसमें से बहुत कुछ निकाल लेता है, लेकिन अल्लाह ताला तो एक सिंपल, एक बेसिक बात यार वो आसान अल्फाज में एक बंदे को समझ आ जाती है। तो मैं समझता हूँ कि मुझे ये फीलिंग जो है ना आज एहसास होती है, अगेन आई डोंट, यानी मैं किसी और बंदे को स्पेसिफिकली नहीं करूँगा कि कोई बंदा जान के करता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें ना कुछ इसको बैक पे लेके आना चाहिए और हमें अपनी लोगों की ट्रेन करना चाहिए कि यार सिंपल सब्सटेंस है ना वो कुरान और सुन्नत, सिंपल हदीस अल्लाह के रसूल की, बेसिक हदीस, वो हमारे दिलों का ईमान होना चाहिए, उससे हमारे दिलों का ईमान ताज़ा होना चाहिए। ये सारी बातें चीज़ें वक्ती हैं, ये कुछ देर चलती हैं, और मैं बताऊँ इसकी एक हद होती है, एक वक्त आता है बंदे को यानी मैं सोशल मीडिया के लोगों से मिलता हूँ यार, मैं उनकी ना देखता हूँ वो 24 घंटे यही सोच रहे थे, अच्छा हमने क्या नई बात बतानी। एग्जैक्टली दिस इज हाउ दे लिव बाय इट। बिल्कुल कोई नई चीज़, कोई नॉवेल्टी लेके आनी, कोई चीज़ पुरानी बता। सुभान अल्लाह, कितनी एक अजीब, ये मतलब मैं तो उससे थोड़ी सी मुझे घिन आना शुरू हो गई है इससे, अल्लाह माफ़ करे। आई थिंक दिस बिकम्स रियली अपेरेंट अगर आप रिपीटेडली किसी एक ही जगह पे किसी स्पेसिफिक ऑडियंस को बयान दे रहे हो ना, तो फिर आपको रियलाइज होता है कि वो एक दो अगले बंदे को पता चल जाता है कि इसके पास खत्म हो गया, नया गिफ्ट रैप करके आप दीन को पेश करें, क्रिएटिविटी का एंड हो जाता है यानी आपकी तरह अल्टीमेटली। और जितने भी क्रिएटिव लोग होते हैं वो 10 लोगों से यहाँ से बात सुनी, यहाँ पे लगा दी, यहाँ से लगी, यहाँ से सुना दी, आपका अपना बहुत कम होता है। ये अल्लाह ने एक लिमिट्स रखी है यार, सीधी हद से। आपको लोगों से एक्सपेक्टेशन होनी नहीं चाहिए, सिंपल कुरान और हदीस बताएं। फिर बस एक लड़का आया, बड़ा अच्छा लोग आते हैं बच्चे, सर बताए ना मैं भी किस तरह से बोल सकता। मैंने यार कुरान अल्लाह ने दिए, पढ़ाओ, आयत पढ़ाओ अल्लाह का, इसका तर्जुमा बता दो। वो कहता है सर लोग नहीं। मैंने कहा यार आपने लोगों को यानी अगेन वही सोशल मीडिया, और आपकी मजबूरी है, यानी आपको अगर कंटेंट देखें, अगर आप सोशल मीडिया पे अगर आप व्यूज़ के बारे में कंसर्न नहीं होंगे अनफॉर्चुनेटली, तो फिर आप सोशल मीडिया पे होने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, यानी आप समझ रहे हैं ना। तो अनफॉर्चुनेटली हम एक ऐसी गंदी चीज़ में फंस गए हैं कि वहाँ पे हमें कुछ ना कुछ ग्लिटर डालना पड़ता है ताकि थोड़ा सा जो है ना वो होए। लेकिन इसके साथ साथ हमें इस फिलॉसफी से थोड़ा सा अपने आप को बचाना भी है, वो किस तरह करना है, यही एक स्ट्रगल है। बिल्कुल। अच्छा, मैं इस पे बल्कि आपसे एक ऑन स्क्रीन एडवाइस भी लेता हूँ कि हम अक्सर, बिकॉज आप लोगों का भी बहुत सारा काम भी देख रहे होते हैं और बड़ा मुतासर भी होते हैं, सीखा भी बहुत कुछ है आप लोगों से, वर्चुअली सही मुलाकात तो सबसे है ही है। तो आई थिंक नसीहा में हम सब की तबीयतें बहुत ही एंटी सोशल मीडिया और एंटी वो, बिल्कुल ये कि अगर आप मुझे कहेंगे ना कैमरे के आगे तस्वीर खिंचवानी है, वल्लाही लाइक जब मैं दीन में नहीं था ना तब भी मुझे इससे चिढ़ थी और आज भी चिढ़ी है। पीपल माइट फाइंड इट हार्ड टू बिलीव, बट वो है। एंड एज सॉर्ट ऑफ वी मेक दैट प्रोग्रेस एंड एवरीथिंग कि आपको अब जैसे अभी वो मेरा भी रमज़ान की एक सीरीज़ है, तो हमारी मीडिया टीम माशाल्लाह पिछले हफ्ते ही जो है ना एक पहली दफ़ा हम किसी प्रोडक्शन हाउस चले गए,
किसी सेट पे जो है ना वो कुछ प्रोमो वीडियो रिकॉर्ड कराने के लिए। एंड टेक्निकली सेट तो ये भी बना हुआ है, बट वो मेरे लिए बहुत ही ओवरवेलमिंग था। ठीक है कि यार क्या एक फेक चीज आपको थोड़ा सा एहसास हो रहा है। वो अच्छा, उधर से मीडिया टीम का जो है ना तकाजा ये था कि जी एक तरफ आप कहते हैं वन पाथ जैसा काम करें, ठीक है, ये यकीन ये कर रहा है, फलाना कर रहा है, दूसरी तरफ आप काम नहीं करते, ठीक है। एंड आप, और वो मजाक कर रहे थे कि फिक्र ना करें, अगला स्टेप ये है कि मेकअप आर्टिस्ट भी आना शुरू हो जाएंगे। अब वो कहने का मकसद ये है कि इंसान जो है ना घबराता है कि यार ये किस पॉइंट पे जो ना फेम ना फेम अलग हो, बट इतनी जो एक जो पर्सोनिफिकेशन और प्रोजेक्शन और वो सारा कुछ वो भी है। और फिर कि बहुत सारे एक मिजाज का भी है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, मुझे लगता है कि ज़िया भाई जो है मिसाल के तौर पे, ठीक है, कि सही गलत हर बंदे की अपनी वो होगी, बट वो हमेशा मीडिया में रहे, इससे पहले भी सही कह रहे हैं। उनकी तबीयत में एक वो चीज़ है, इट कम्स, यानी हैवी बाइक्स हैं वो, आई डोंट थिंक वो हैवी बाइक जो है ना इसके लिए कर रहे हैं, वो उनकी तबीयत में भी एक शौक भी है, एक सारी चीज़ भी है। तो आप कैसे अपने लिए उन लाइंस को ड्रॉ करते हैं, या क्या आप एडवाइस देंगे? बड़ा कभी कभी इंसान को यार डर भी लग रहा होता है, बट देन एक सर्टेन हद तक ज़रूरत भी है वो, लेकिन कितनी को ज़रूरत है, कितनी नहीं है। मैं कहता हूँ इस पर बड़ी फनी आपको एडवाइस दूंगा, अपने लिए भी यही कहता हूँ कि लेट द मीडिया डू देयर जॉब एंड यू डू योर जॉब, दैट्स इट। यानी आपका हमेशा से ये होना चाहिए जो आपका रवैया, आप अवॉइड करें, और इनका हमेशा होना चाहिए कि आप वो खींचें, तभी बैलेंस क्रिएट होगा। शेख हैतम अल हद्दाद आपको याद होगा, जी जी, तो उनसे हमने एडवाइस ली कि जी, और मैंने उसी से मेरे जहन में वो बात आई थी कि उन्होंने कहा जी उलमा जो है वो है, हम उलमा को जो है ना वो उलमा अहमियत नहीं देते। यानी उलमा जो है ना वो आते नहीं है, कैमरे के सामने नहीं आते, और जो है ना लोग जो है उनको लाने की कोशिश करते हैं। तो क्या ये नहीं होना चाहिए, उलमा को चाहिए, कहते नहीं लेट देम डू व्हाट दे, यानी जो उनका ना आना, उनका इस चीज़ों से दूर रहना, ये अच्छी चीज़ है, ये उनके लिए खैर है। और आपके लिए उनकी बार बार इस तरह की उनको पीछे लगना, उनके पीछे भागना, फोर्स करना, ये आपके लिए खैर है। तो इसी से बैलेंस क्रिएट होता है। अगर आप इंक्लाइन पूरी हो जाएंगे वहाँ पे, तो अल्लाह माफ़ करे। और मैं समझता हूँ, मैं आपके साथ बहुत रेजोनेट करता हूँ, और मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है सेट पे बैठ के, मुझे फेक लगता है। यानी मुझे याद है मेरी एक बहुत मशहूर सीरीज़ है दिल की बातें, शायद आप लोगों ने सुनी होगी। तो मैं वो सीरीज़ अब मतलब असल में मैंने जब वो स्टार्ट की थी ना, तो वो मैंने ऐसे ही मेरे जहन में आया था, मैंने कहा बड़ी कुछ बातें होती हैं दिल की बंदे करना चाहता है। वो जब वो एकदम वो सेट में आ गई ना कैमरे के सामने के, अब आप थोड़ा सा ऐसे बैठे हैं, वो बैठे हैं, मैंने कहा यार दिल की बातें नहीं रही। मैंने कहा ये तो फेक हो गया ना, यानी ये तो मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। और मैंने यकीन करें उसके बाद से मेरी बड़ी बहस हुई थी सोशल मीडिया, हमारे जो मीडिया के भाइयों से, वो भी नहीं मुगीरा भाई देखे ना, हमें क्वालिटी भी तो लेनी है, फिर इस तरह फ़ायदा नहीं है। तो मैंने उसमें फिर यही बैलेंस है, ये कि हम इस तरफ रहें, उनके लिए मुश्किल हो, वो हमें कन्विंस करें, हम उनको कन्विंस करें, तो दरमियान में बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। लेकिन अगर वो लोग हम पे आ जाएंगे टोटली, तो फिर वाकई फिर आपका बिल्कुल स्टैंडर्ड भी गिर जाएगा। लेकिन अगर आप उधर चले गए, तो ये बड़ा गंदा मैं समझता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली बहुत मुश्किल है अरसलान भाई। इसमें ये भी हो सकता है कि जैसे है ना कि कुछ भाई जो ज़्यादा करते हैं, कुछ भाइयों को आगे कर दिया जाए, कुछ भाई, अब मैं खुद ज़ाती तौर पे बहुत पसंद नहीं करता इस तरह। मेरे ज़्यादा शोज़ भी नहीं होते, मेरे बड़े 2 महीने हो गए चैनल पे कुछ अपलोड नहीं हुआ। वो कुछ होता है तो वो सीधा मेन चैनल पे ही हमारे जाता है, वो भी भाई करवाते हैं ज़बरदस्ती। तो कुछ लोग ज़्यादा आगे, जिनको शौक़ होता है, कुछ लोगों को होता है शौक़, ठीक है, अगर यार उनको शौक़ है तो आप फ़ायदा उठाएं। मुझे अच्छा लगता है स्टूडेंट्स बैठे हों, पढ़ा रहा हूँ, हम कुछ किताब पढ़ रहे हो, आपस में बैक एंड फोर्थ डिस्कशन चल रही हो। दैट्स द रियल डील। वैसे कि जो ऑन साइट लर्निंग है ना, जो सीना बसीना जिसको आप कहते हो, जो उसमें वो है, उसमें खैर भी है, उसमें इस्लाह भी है, लेकिन दूसरी चीज़ों की अहमियत है। तो कोई और भाई जो उससे रेजोनेट करता है, जैसे आपने ज़िया भाई की मिसाल दी, जो थिएटर में रह चुका है पहले भी, कैमरे के सामने आता चाहता है, उसको पुश करें यार, ठीक है आप कर ले। लेकिन उसमें जो असल प्रॉब्लम है ना, वो दैट्स द बैलेंस पार्ट। हर बंदा अपनी नेचर के मुताबिक काम करता रहे, बट वक्त के चैलेंज को भी समझें। बिकॉज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि वो मदारिस के सारे उलमा, अगर आप इल्म तकवा के एतबार से देखें, सो प्रोबब्ली दे रैंक वे हाई। वन ऑफ द प्रॉब्लम्स इज कि उनकी रिलेटेबिलिटी कम होने की वजह इज probably language barrier, in terms of socio-economic status का barrier, और फिर वो इतना बढ़ जाता है कि हमें पता है पाकिस्तान में कि पूरा एक secular education system है और एक आपका religious education system, और आपस में कोई intermingling नहीं है, और वो unrelatability इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो फॉर एग्जाम्पल जो मीडिया टीम है वो हमें क्यों पुश कर रही होती है, सो देयर लाइक कि जिस यूथ को आप टारगेट कर रहे हैं ना, वो किसी और प्लैनेट पे चली गई है। तो अगर आप भी वही गलती करेंगे जो पहलों ने की, कि आप रिलेटेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से बिल्कुल ही आप कहने जी ना मुझे मीडिया यूज करना है, ना मुझे कैमरा यूज करना है, ना मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करने हैं, सो देन यू विल बिकम ना अनरिलेटेबल टू देम। सो वो
अगेन उनका अपना तकाजा ठीक है, मेक सेंस, लॉजिक है, बट दूसरी तरफ एक अपनी तबीयत भी है। तो वो ये जो आपकी बात है ना कि आप अपना काम करते रहें, वो अपना काम करते रहें, दैट्स लाइक अ नाइस थिंग टू थिंक अबाउट कि आप अपना खुद सोशल मीडिया मैनेज ना करें, और मेरे ख्याल है जितने भी बड़े बड़े उलमा हैं हमारे पास, जो सीरियस और मैच्योर उलमा हैं, अपार्ट फ्रॉम यंगस्टर्स जो नए नए आ रहे हैं माशाल्लाह, तुल्लाबुल इल्म, स्टूडेंट्स ऑफ नॉलेज, बड़े उलमा को हम देखते हैं वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को मैनेज नहीं करते। अच्छा, उनके लेक्चर्स के क्लिप्स निकालना, एडिटिंग करना, उसको बड़ा एक उसमें ग्लिटर डालना है, वो सारे बात के लोग करते हैं, दे नॉट बॉदर्ड और कंसर्न्ड अबाउट इट। तो दैट्स हाउ वी कैन डू इट एटलीस्ट। तो बहुत अच्छा, ये बड़ा एक मेरे लिए वाकई बहुत मुश्किल चैलेंजिंग ये चीज़ है आजकल के दौर में। Sheikh, I mean, one more thing which also relates to this, you know, when people look at you, and I think most people know you through social media at the end of the day, okay? They think, you know, scholars and motivational speakers like yourself and others, कि जी इनकी ज़िंदगी तो सेट है, okay? नेक भी है, कोई टेंशन नहीं है। एक वो होता है ना कि जी बस, and you know, they would rather die to be in your place in a lot of senses, but do you think it gets hard at times? Also in the capacity of एक personally, एक यू नो कभी कभी जब आप इतनी लादीनियत देखते हो, यूनिवर्सिटीज़ का जो माहौल है वो करते हो, एक बंदा स्ट्रेंज भी फील करता है, हाउ डू यू कोप अप विद दैट? शेख, पहली बात तो ये है कि अल्लाह माफ़ करे कि हमारी अपनी लाइफ कहाँ सेट है यार, अल्लाह माफ़ करे। मैं तो शर्मिंदगी होती है, मैं कई दफ़ा लोगों को देखता हूँ, भाइयों को जो हमारे सामने आके बैठे होते हैं, उनका ईमान और तक़वा लिटरली उनकी शक्लों से नज़र, मैं तो अपने आप को बहुत हल्का समझता हूँ। यानी वो है ना, इमाम अल-क़हतानी बड़े मशहूर हैं, उनके ना उनके एक अशार हैं, कोई 600 अशार उन्होंने दीन के बारे में लिखे। तो ही वॉज एन अंदलूसियन स्कॉलर। तो उनके अशार मुझे याद है, वो एक ना उसके मुक़द्दिमे के अंदर अशार के शुरू में दीन के मुख्तलिफ़ शोबों के बारे में उन्होंने अशार लिखे। तो उनके एक अशार था, अल्लाह ताला की हम बयान करते हैं शुरू में जैसे हमारे उलमा की ट्रेडिशन है, वनशरत ली फ़िल आलमीन महसिनन वसतरत अन अबसारिहिम इस्यानी वल्लाहि लौ अलिमू क़बीह सरीरती लअबस्सलाम अलैहि मन यल्क़ानी। वो कहते हैं कि अल्लाह तेरा एहसान है कि तूने मेरे ना बुराइयों को छुपाया हुआ है और मेरी नेकियों को फैला दिया लोगों के सामने। और फिर वो कहते हैं कि वल्लाहि लौ अलिमू क़बीह सरीरती, अल्लाह की कसम अगर मेरी बुराइयों का लोगों को पता चल जाए ना, मेरे जो सीक्रेट्स और आइसोलेशन के जो गुनाह हैं उनका लोगों को पता चल जाए ना, लअबस्सलाम अलैहि मन यल्क़ानी, यानी वो मुझसे सलाम का जवाब देना बंद कर दें, इस लेवल का मैं गंदा आदमी हूँ। सुभान अल्लाह। मैं तो यानी पहली बात तो ये है कि ये कहना कि जी मेरी लाइफ सेट है, ये तो उनको क्या पता यार, सुभान अल्लाह। मैं तो ऐसा यानी तो एंड आई थिंक लोगों को चाहिए कि वो थोड़ा सा समझें कि हम जो कैमरे के पीछे जो आपको नज़र आ रहा है ना, दैट्स नॉट मतलब ठीक है, उसमें कुछ अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह ने, और मैं समझता हूँ हमें ज़ुबान जब हम बोल रहे हैं ना यार, हम पे बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी आ रही है, अल्लाह माफ़ करे, बहुत ज़िम्मेदारी आ रही है। यानी हम वो लोग हैं कि जिनको जो लोग दे लुक अप टू अस। इन फैक्ट किसी भी, मैं अपने आप को पूछता हूँ मेरा अमल कैसा है। मुझे कल पिछले दिनों एक मेरे लिए बड़ा हार्ट मूविंग थी वो चीज़ कि मुझे एक बहन ने कहा कि मुगीरा भाई आपकी ना, ऐसे कोई हमारा सेशन हो रहा था तो वहाँ पे उसने कहा कि मुगीरा भाई आपकी बात में बड़ा असर है। और मैं समझती हूँ कि असर उसी की बात में होता है जिसकी जो अमल करता है बंदा। और मेरे लिए बड़ा तकलीफ देह बात थी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे अंदर जो मैं बोलता हूँ और मेरे अमल में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। और बहुत मुश्किल है इसमें अरसान भाई, अमल यानी लाइफ हमारी सेट है, हमारे भी वही मसले हैं, मियाँ बीवी के मसले, हमारी बेगमात की भी वही शिकवे हैं जो आम बेगमात के होते हैं, टाइम नहीं देते। हमारे बच्चों के भी वही मसाइल हैं जो बाकी बच्चों के मसाइल हैं, हमारे भी वही मसले हैं, यानी हम भी उन्हीं चीज़ों से स्ट्रगल कर रहे हैं, अल्लाह माफ़ करे। बल्कि शैतान हमारे ख़िलाफ़ तो ज़्यादा है, तो हम कई दफ़ा ऐसी चीज़ों से स्ट्रगल कर रहे होते हैं जो आम बंदा शायद नहीं कर रहा, और अल्लाह ने उसके लिए आसानी की होती है। तो हमारे बारे में कोई लोगों को ये अगर हो ना कि हम कोई बड़े स्पेशल हैं, तो मैं तो समझता हूँ कि ये तो उनकी भूल है, एज इफ दे डोंट नो। अच्छा, एट यूथ क्लब हाउ डू यू ट्राई टू सॉल्व दिस क्राइसिस कि आप जब आप फॉर एग्जांपल लिसनिंग टू योर जर्नी, उसके पीछे दूसरों की भी मेहनत है लेकिन एक आपकी अपनी भी बहुत स्ट्रगल है। वन ऑफ द प्रॉब्लम्स विद दिस ऑनलाइन वर्ल्ड इज कि आप बहुत सारा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, हज़म कितना कर रहे हो वो एक पार्ट है। जब हम नेक्स्ट जनरेशन की फ़िक्र कर रहे हैं जिसको हम टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड दे नॉट रेडी टू, जैसे कहते हैं ना कि वो बैठ कर इल्म हासिल करने की मेहनत में वो लगने को तैयार नहीं है। हम सारों ने जैसे भी टूटी फूटी कोशिश की, 7-8 साल असातिज़ा के सामने बैठे रहे, जो कुछ भी थोड़ी बहुत अकल समझ आई वो उस प्रोसेस का आउटकम था। बट अनफॉर्चुनेटली, एंड ये मैं सेकुलर एजुकेशन में भी फील करता हूँ, बट रिलीजियस एजुकेशन बिकॉज दैट्स अ रियल थिंग, हाउ डू यू थिंक दैट शुड बी सॉल्व्ड? बिकॉज अगर हम उसको सिर्फ एक है ना वो फ्लेवर देने के एतबार से बस अब आप ऑनलाइन चलते रहोगे, तो वो ट्रांजिशन नेक्स्ट जनरेशन कैसे करेगी जिसको आप सॉलिड इल्म कहते हैं? मोइन भाई, मैं तो समझता हूँ कि वही सिस्टम जो हमने छोड़ा हुआ है, मतलब आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी अदर न्यू पाथवे दैट वी कैन अडॉप्ट इन एनी वे व्हाटसोएवर। हमें वापस जाना पड़ेगा और वो मुश्किल है।
और उसी की वजह से आपके नंबर्स कम होते जा रहे हैं। हर जनरेशन के अंदर जो लोग दीन की तरफ चलने वाले हैं, जो वाकई कॉन्क्रीट लेवल पे काम करने वाले हैं, वो थोड़े होंगे और ये एवरी जनरेशन में कम होते जाएंगे, बिकॉज दैट रिक्वायर्स गोइंग बैक टू द सेम ओरिजिनल जो हमारा एक तुरास है, हमारी लेगेसी है। जिस तरीके से हम असातिज़ा के सामने बैठते हैं, आज एटलीस्ट हम हैं, कल को हम अगर 3 बैठे हैं तो कल को 2 होंगे, फिर 1 रह जाएगा, ठीक है ना, आहिस्ता आहिस्ता कम होते जाएंगे। तो आई डोंट सी एनी अदर वे। मतलब अल्टीमेटली अगर आप सिस्टम के थ्रू नहीं ना जा रहे, इफ़ यू आर नॉट ट्रस्टिंग दैट सिस्टम। मेरे पास कई भाई आते हैं, मेरा एक भाई था, हमारे पास दीन माशाल्लाह यूथ क्लब में आते हैं बंदे, सी के यार बड़ा प्लेटफॉर्म है तो यहाँ पे आके हम भी बात करते हैं, हम भी दावा करते हैं। एक भाई आया मेरे पास तो मुझे कहता है, मुझे भाई मैं दाई बनना चाहता हूँ, मुझे बताएं, मुझे एडवाइस करें। मैंने कहा ट्रस्ट द सिस्टम। मैंने कहा मदरसे में पढ़ो, 6-7 साल अपने आप को रगड़ा लगवाओ। तो कहता है यार दुनिया बहुत तेज है, मतलब मैंने कहा यार तो कहाँ पहुँचना है, कहाँ जाना है ब्रो, जहाँ लेट देम गो। मैंने कहा तुम, और मैंने एक बात की, वो अम्मा मैं फाउंड नास फहम को तो फिल अर्ज़, ज़मीन के अंदर बका उस चीज़ को है जो फ़ायदेमंद है, जिस जो खैर की चीज़ है, जो कॉन्क्रीट है, वो आप जितना मर्जी ग्लिटर कर लो, आप जितना। मैंने कहा आपको यार, आपको अगर आपने सोशल मीडिया पे मशहूर होना है तो उसके लिए आपको अल्लाह माफ़ करे कोई अच्छी बात नहीं करनी, आप उल्टी सीधी बात भी कर लो ना, मशहूर हो जाओगे, अल्लाह माफ़ करो, ज़्यादा मशहूर हो जाओगे उल्टी सीधी हरकतें करने से। तो मैंने कहा लेकिन अगर आप चाहते हैं ना कि आपकी जो बात निकले वो टाइमलेस हो, वो फ़हम को तो फिल अर्द अम्मा मैं यनफ़उना, वो कुरान और सुन्नत है। मैंने कहा लगाओ, टाइम लगाओ। मैंने कहा ट्रस्ट द सिस्टम, पढ़ो, बैठो, किताबें पढ़ो, उलमा के सामने बैठो। हाँ तुम्हें होगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, आपको उनकी उल्टी सीधी बर्दाश्त करनी पड़ेगी, सीधी सी बात है। मेरे नाना अबू यही कहते हैं, मैं नाना अबू से ऐसे ही मैंने एक दफ़ा शिकवा किया, मैं भी नाना अबू के पास शिकवा चलना, जैसे अम्मा के सामने रोना शुरू किया, नाना अबू के सामने भी चला गया। तो मैंने कहा नाना वो इतनी गंदगी, ये मसले, वो मसले, और बाकी हमारे अल्लाह माफ़ करे मदारिस के अंदर कई ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो वाकई हम लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है यार उसको समझना। तो मेरे नाना ने एक जुमला मुझे आज तक उनका याद है, उन्होंने कहा बेटा एक बात है कि दुनिया की हर बुराई वहाँ पे मौजूद है इस मदरसे में, लेकिन मैं आपको बताऊँ दीन आपको मिलेगा तो यहीं से मिलेगा। नाउ इट्स अप टू यू कि आप उस बुराई से अपने लिए दीन निकालो, नहीं निकालोगे तो कोई मतलब नहीं। तो अल्लाह दीन आपका मोहताज नहीं है, मतलब यू नीड द रिलीजन ना। तो अल्टीमेटली आपको कंफर्ट जोन में से बाहर निकलना पड़ेगा, आपको अपने आप को खपाना पड़ेगा, आपको हिफ्स के लिए अगेन आपको अपने आप को तंग करना पड़ेगा, आपको हो सकता है अभी मारे भी खानी पड़े, सीधी सी बात है, बट दैट्स द प्राइस दैट यू हैव टू पे। लेकिन इसका फिर रिजल्ट क्या होगा, फिर अल्लाह ताला आपको आपकी ज़ुबान के अंदर, वह मैं डॉक्टर साहब साहब रहीमहुल्लाह की मैं बात देखता हूँ, उनके चैनल्स आप आज भी बंद कर दें, मिलियंस ऑफ व्यू, यानी उनकी वीडियोज़ वो ऐसी फैले, हालांकि वो क्या कर रहे हैं और वो ब्लैक एंड वाइट उनकी वीडियोस हैं, लेकिन मिलियंस ऑफ व्यूज हैं उनके। चैनल खत्म किया उन्होंने, दोबारा वो शुरू हो गया, दोबारा ग्रो कर दी, क्योंकि कंटेंट है ना, सब्सटेंस है। तो हमारे यहाँ अल्लाह माफ़ करे सब्सटेंस खत्म कर दिया और वो ग्लिटर और कॉस्मेटिक्स की तरफ हम ज़्यादा चले गए। तो आजकल अगर आप कॉस्मेटिक्स से पीछे जा रहे हो तो फिर मादरत के साथ उसको बीट नहीं कर सकते, क्योंकि कॉस्मेटिक्स की दुनिया इतनी एडवांस है कि यू हैव टू, यानी आप उसको कैचअप नहीं कर पाओगे। सब्सटेंस की दुनिया है जिस पे आप, और जिस पे जो लोग कम है, सुभान अल्लाह, और ये जगह है जहाँ पे लोग बहुत कम है, यहाँ पे आप माशाल्लाह अपने आप को आज भी स्ट्रेंथन कर सकते हो। शेख आखिरी 2 सवाल। जी प्लीज। वन ऑन अ लाइटर नोट, हु इज योर फेवरेट स्पीकर फ्रॉम यूथ क्लब? मुगीरा भी बैठे हैं और कोई ऑप्शन नहीं है, यूथ क्लब के बयान सुने जा सकते हैं। सुभान अल्लाह। अच्छा, यूथ क्लब तबीयत की बात है। सुभान अल्लाह। मुझे सबसे अच्छी जो टॉक लगती है यूथ क्लब की, वो मोहम्मद अली की लगती है। अच्छा, नॉट बिकॉज ही इज माई क्लोज फ्रेंड, लेकिन मैं कुछ चीज़ें, मैं वैसे बाय द वे आपकी मैंने उस दिन स्पीच सुनी थी, नॉट टू जस्ट से इट ऑन द फेस, माशाल्लाह एक ही मैंने सुनी है, आपकी मैं कभी नहीं सुन सका, लेकिन मेरे इन भाई की फ़लस्तीन के इशू पे माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगा। अल्लाह आपको रज़ाए खैर दे, अल्लाह मज़ीद बरकत दे आपको। तो और वाकई मतलब आई वॉज इम्प्रेस्ड इन अ सेंस कि अच्छा मुझे इतना नहीं पता था आपके बारे में, लेकिन उस वक्त मैंने जब सुना ना तो माशाल्लाह जिस अंदाज से आपने उसको रिलेटेबल, अगेन दैट्स अ वर्ड, मतलब हम सोचते थे कि शायद हम ही जैसे ही हैं, वो कहते हैं ना शुरू बंदा समझता है शायद हमें ही सब कुछ पता है, लेकिन जब आपको सुना तो हमने कहा यार हम अपने आप को बड़ा कुछ समझते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो मोहम्मद अली भाई मुझे काफ़ी वेरी हम्बल माशाल्लाह, मैं अल्लाह ब्लेस है अली भाई, बड़ी मेहनत और उसके साथ जो है ना वो ठीक है। अच्छा शेख, द लास्ट क्वेश्चन, जज़ाकल्लाह फॉर ऑल योर टाइम, कि कोई ऐसी नसीहत जो आप करना चाहेंगे यू नो टू पीपल हु आर लिसनिंग, एंड ऑब्वियसली किस इस पर्सपेक्टिव से जो भी आपके जहन में कोई चीज़ आती है? तो मैं इस पर एडवाइस अपने आप को देना चाहूँगा और सारों को, वो ये है कि डू व्हाट इज़ द राइट थिंग इन दिस वर्ल्ड। और कई दफ़ा ना सोशल ट्रेंड्स हमें कहीं और लेके जा रहे होते हैं और हमें लगता है कि शायद ये करने की ज़रूरत है, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि जो सही रास्ता है ना, अगर आप उसको अडॉप्ट करेंगे, जो मुश्किल रास्ता है, जो हार्ड वे है, वही सिस्टम वाली बात है, तो अल्लाह ताला एक बंदे से ख़ुद काम लेता है दीन के मामले में। हम समझते हैं, मेरे पास लोग आते हैं पूछते हैं, भाई मैं ये दीन का काम कर सकता हूँ, मैं बताया मैं क्या काम करूँ,
मैं कहता हूँ यार अपने आप को बस तैयार कर दो, अपने आप को अल्लाह के सामने ये काबिल करो, अल्लाह मैं तेरे सामने हाजिर हूँ, मैंने अपने आप को रेडी कर दिया, मेरे से काम ले ले। तो मैं युरिदिल्लाहु बि खैरन इस्तेमाल हो, जिसके साथ अल्लाह ताला खैर का इरादा कर लेते हैं उसको इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप अपने आप को इस काबिल अल्लाह के सामने बना देते हो ना कि यू आर वर्दी एंड यू आर वर्थ समथिंग, अल्लाह आपको कहीं ना कहीं ज़रूर इस्तेमाल करेगा दीन के लिए। एंड लेट अल्लाह डिसाइड व्हाट इज़ बेटर फॉर यू, नॉट ये कि मैंने सोशल मीडिया पे ही जाना है। हो सकता है आपका सिर्फ एक उस्ताद बनना हो सकता है आपका सिर्फ सोशल मीडिया पे बैठ के एडिटिंग करना हो, इट्स अप टू अल्लाह हु इज़ गोइंग टू डिसाइड फॉर यू। लेकिन अपने आप को इस काबिल बनाएं कि यानी अल्लाह को यानी आप प्रूव करें कि अल्लाह ताला मैं हाजिर हूँ आपकी दीन के लिए, सर्विस के लिए, मुझसे कोई दीन का काम ले ले, और ख़ुद चूज़ ना करें। यानी हमारे यहाँ अल्लाह माफ़ करे ये जो देखते हैं ना ग्लेटर कि यार ये बंदा कैमरे के सामने बैठा हुआ है तो मैं इस तरह देखे इसके व्यूअर्स भी बढ़ रहे हैं या फिर इसकी ये मतलब मैं आया हूँ, मुझे अंदाज़ा हुआ है कि जिस तरह मुझे एहसास हुआ है इसकी कमियों का कोताही, और यकीन करें मैं मोइन भाई उस्मान भाई मैं पहले बहुत लोगों से इंप्रेस होता था, अच्छा ये कैमरे के सामने बंदा है यार पता नहीं मिलेंगे कैसे, एंड आफ्टर आई हैव बिकम दैट पर्सन आई रियलाइज अब मैं लोगों से यानी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ बड़े बड़े लोगों के साथ मतलब आई डोंट फील लाइक यानी गोइंग टू दैट पर्सन एंड सेइंग ओ आपको मैंने कैमरे में देख, सो नॉर्मल बिकॉज आई नो कि मैं कौन हूँ यार, कैसा बंदा हूँ और लोग मेरे बारे में क्या समझते हैं, सुभान अल्लाह। तो यही है मेरी एडवाइस कि अपने आप को अल्लाह के सामने इस काबिल करें कि हम अल्लाह ताला हमें खुद चुन ले हमारे दिन के काम के लिए, और मेरे ख्याल अल्लाह ताला वाली सबसे बेहतरीन इंशाल्लाह चॉइस कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। Sheikh, what I would want to say at the end is this, that throughout the podcast माशाल्लाह आपने बहुत सारी अच्छी बातें की। मैं बहुत सारी दफ़ा स्पेशली टुवर्ड्स द एंड आई वाज थिंकिंग दैट यू नो not in a negative sense, I wish we had you at Nasiha more than at Youth Club. Although I would say definitely हमारी पहले भी बात हुई थी, and you know I was just thinking, I never followed up on that you know we'd love for you to not just be here for the podcast but teach our students, ठीक है, and you know give us more time because जो भी है अल्लाह ताला ने definitely आपके दिल में बहुत दर्द रखा है दीन के लिए, and I think that's something that at least I've definitely felt, and कोई आप वाली बात एक जर्नी है, तो मैं अल्लाह ताला ब्लेस यू ट्रेमेंडसली। और मैं नसीहा के बारे में एक अच्छी बात भी कहना चाहता हूँ कि हमारे भाई माशाल्लाह यानी हमारा माशाल्लाह आप लोगों से बातें होती हैं, ज़ाहिर है हमारे भाई बातें करते हैं वो सब, मैंने हमेशा आपके बारे में अच्छा हम लोगों ने बात की आपके बारे में माशाल्लाह, मेरे भाई जो हैं हमारे यूथ क्लब के भाई जो हैं आपके बारे में हमेशा अच्छी बात की है, और मैं समझता हूँ कि ये बड़ी एक आप लोगों की देखें ऐसा नहीं होता कि आपकी तरफ से एक अच्छी वाइब मिलती है, तो माशाल्लाह कभी हमें ऐसा नहीं हुआ कि यानी ये ना कि वो हमारा कोई कंपटीशन है, कोई ऐसा नहीं, मतलब देयर इज़ ऑलवेज अ सेंस ऑफ ब्रदरहुड अल्हम्दुलिल्लाह। और डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारे कुछ डिफरेंसेस भी हैं माशाल्लाह फ़िक़्ह के हवाले से भी हैं, लेकिन बट द वे वी सिट टुगेदर, और अल्हम्दुलिल्लाह यानी कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि हमने आपके साथ प्लेटफॉर्म नहीं शेयर करना डिस्कशन में, कभी हमने आपके बारे में कोई नेगेटिव, अल्लाह का शुक्र है। तो भाइयों माशाल्लाह दे रियली लव यू एंड दे, और माशाल्लाह हमारे कई भाई आपके पास आके पढ़ते भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, दे टेक अ लॉट, और आपका बहुत रिगार्ड भी करते हैं, हमारे टीम मेंबर्स आपके टीम मेंबर्स भी हैं माशाल्लाह। नहीं ऐसे ही है, आई थिंक दैट्स हाउ इट हैज़ टू बी। एंड बल्कि अभी पीछे हमारी कॉन्फ्रेंस जब हुई राइस वाली, तो ज़िया भाई स्पेशली कराची से फ्लाई इन करके आए, बिकॉज कमिट किया था, तो वो हुआ ये इंटरेस्टिंगली कि बिल्कुल एक कॉन्फ्रेंस वाले दिन तो एक अलग प्रेशर होता है, स्केड्यूल होता है, तो उसके लिए जब ज़िया भाई का स्केड्यूल चेंज किया हमने, और जब चेंज किया तो मैंने अपना टॉपिक फिर उनको दे दिया, उनका था मैं लेट आऊँगा, आखिरी टॉक मेरी है, तो मैंने कहा मैं सेकंड कर लूँगा, फेमिनिज्म मैंने की, उन्होंने तो अचानक उसकी अहमद की कॉल आ गई, यानी सेट की जी नहीं वो तो थर्ड टॉपिक करेंगे, वो चौथी नहीं करेंगे, ठीक है हमारी आगे टॉक है। तो मैंने कहा नहीं अहमद ये तो हो ही नहीं सकता, ही सेड नहीं ऐसे आगे जाना है वो, मैंने ना उसको फ़ोन पे डांट दिया। और तो वो उसका मुझे बाद में ना सॉरी का, मैं खैर हुआ तो वही, उन्हें सॉरी का मैसेज आया, मैंने कहा मैंने तुम्हें हक समझ के डांटा था, ठीक है कि मुझे पता है मैं तुम्हें कह सकता हूँ जो कहना है, बिकॉज वी एंजॉय दिस रिलेशनशिप, ठीक है कि कोई वो नहीं है, बिकॉज एक ही मकसद है एट द एंड ऑफ द डे, एंड यू नो अप्रोचेस अगर कोई 5-10% का फ़र्क भी है वो है, तो हम तो हमेशा कहते हैं यार हमने आप लोगों से बहुत कुछ सीखा है और सीखते रहेंगे, एंड इट्स सच अ ब्लेसिंग। मैं आपसे मोहब्बत सीखी, गायबाना जो है ना आप लोगों को ऑनेस्टली आपसे माशाल्लाह एक सेल्फलेसनेस सीखी है। नहीं मैं अक्सर जगह एक बात कहता हूँ, यू नो पीपल कैन हैव देयर एक्सक्यूज एंड नोबडी इज परफेक्ट, राइट, बट ऑनेस्टली फॉर अस इफ यूथ क्लब वाज नॉट देयर, ठीक है, सो मैं कहता हूँ कि क्या होता तो बिगाड़ ही ज़्यादा होता। नहीं ऐसी बात नहीं, बड़ी सिंपल सी बात है, नौजवानों में रिलेटेबिलिटी जिस तरह रेवोल्यूशनाइज की हैं चीज़ें, जो वो सब कुछ किया है, बहुत और भी लोग काम कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने आप लोगों को चुना है, अल्लाह आप लोगों से बहुत सारा काम और ले, आफियत से ले, एंड आप नसीहा को भी वक्त देते रहे, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा, तो जज़ाकल्लाह फॉर योर टाइम, अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।